हर वीडियो में कुछ नए बच्चे हमें देखते हैं, तो मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। दिस इज विनय कुमार शूर, योर मास्टर टीचर इन फिजिक्स। आई एम ट्राइंग टू टीच फिजिक्स फील्ड से फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। और यार ये जो शब्द मैं यूज करता हूं ट्राइंग, ये इसका कारण बहुत सिंपल सा है यार। तुम हर बार मुझे नए टमाटर मिलते हैं, हर बार नए बच्चे मिलते हैं, वो मुझे कुछ बेहतर करके जाते हैं और मैं उन्हें कुछ बेहतर करने का प्रयास करता हूं। और जब तक ये सांस बाकी है, ये प्रयास, ये ट्राइंग जो शब्द है, ये जारी रहेगा। ठीक है जी। और बच्चों, ये जर्नी बहुत अमेजिंग थी। बहुत बच्चे फिजिक्स ओलंपियाड निकले। देयर आर 10+ फिजिक्स ओलंपियाड सिलेक्शंस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस साल भी फिजिक्स ओलंपियाड में हम बहुत घमासान मचाने वाले हैं। देयर आर मेनी नीट सिलेक्शन, मेनी जेई सिलेक्शन, एम्स रैंक 1 भी आया, एलिजा बंसल। बट अब बच्चों जो है ये सब पुराना हो गया है। अब जो है मिशन वो बहुत बड़ा हो चुका है। और मिशन मेरा ये है कि इस देश के सबसे बड़े चैनल पे, जहां पे नीट की तैयारी करवाई जा रही है, मैं इस देश के हर गली के, हर नगर के, हर गांव में पहुंच सकूं। और कहीं पर भी कोई अच्छा बच्चा एक अच्छा एकेडमिक लेवल ढूंढ रहा है, उसकी हम मदद कर पाए। और ये अकेले विनय सर नहीं कर सकते, आप सब प्यारे बच्चों का इसमें साथ चाहिए, है ना। तो जय माता दी बच्चों। यस, तो चलिए, यस 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 यस, तो शुरू करते हैं भाई क्लास को। तो लेकिन अब तक बच्चों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप हिट कर लें, सारी नोटिफिकेशन ताकि आपको टाइमली मिलती रहे। स्टिल बच्चों, इसके अलावा हम खुद टीचर्स अपनी अपडेट्स टेलीग्राम ग्रुप पे डालते रहते हैं। तो इसके अंदर सारे नोट्स, सारा कंटेंट, हमारी खुद की अपडेट्स वीडियो के साथ ऑन करके आपको बताते हैं आज हम ये कराने वाले हैं। तो भैया जिसने ये ज्वाइन नहीं किया, इसको तो कृपया जरूर ज्वाइन करें। किसी एक सेशन में, सेशन का ड्यूरेशन होता है बेटा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, लेकिन किसी एक सेशन की कुछ बातें जो होती हैं वो बहुत खास होती हैं। तो हम उन खास बातों को इस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के अंदर भी शेयर करते हैं बाय आवर वीडियो और बाय सम मैसेज, सो दैट बच्चे एटलीस्ट उस सेशन की ग्रेविटी को समझ सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन को। ठीक है बच्चों, सरफेस टेंशन को समझने के लिए मैं 2 तरह की फोर्सेस को पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो फोर्सेस आपकी सेम तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती हैं, ठीक है जी, लाइक ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो कोई भी फोर्सेस जो सेम तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती हैं, उन्हें बच्चों हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। लाइक आप बेटा देख सकते हैं यहां पे वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल पे जो फोर्स होगा उसको मैं बोलूंगा कोहेसिव फोर्स। और बच्चों यस डेफिनेटली, अच्छा ये फोर्स क्यों लगती है, इसके पीछे कारण भी है, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद ईच अदर, दे आर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। और बच्चों कोई भी अगर वाटर मॉलिक्यूल के सामने अगर कोई ग्लास का मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, तो गाइस दे आल्सो एक्सर्ट सम फोर्सेस ऑन ईच अदर एंड दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज, इन फोर्सेस को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। तो बच्चों पहला पॉइंट जो हमें हमारे दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं। सेम तरह के मॉलिक्यूल्स का फोर्स कोहेसिव है, ऑपोजिट नेचर के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है दैट इज एडहेसिव इन नेचर। ठीक है, अब बच्चों जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक मॉलिक्यूल आपके पास पड़ा है P, इट इज इन द बल्क ऑफ द वाटर। ये वाटर के बल्क के अंदर है, मतलब पानी के डीप अंदर है। इसके सराउंडिंग में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर आप 3D में सोचो तो एक स्फीयर के अंदर आएंगे एंड दैट स्फीयर इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं अपन उसको? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बिकॉज उस स्फीयर के अंदर जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो उस मॉलिक्यूल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस बोले तो उस पे फोर्सेस लगाएंगे, तो एक मॉलिक्यूल राइट पे खींचेगा, एक मॉलिक्यूल लेफ्ट पे खींचेगा। ये मॉलिक्यूल्स कौन सी फोर्स लगा रहे हैं सर? ये कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के आसपास भी जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और आप अगर ऑब्जर्व करें कि जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके आसपास होंगे उन सब का जो फोर्स होगा वो सिमेट्रिक होगा, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे, जितना एंगल पे उतना इधर। तो जो नेट फोर्स ये मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करेगा इन द बल्क ऑफ द वाटर दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। गाइस एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, दैट इज एट द टॉप लेयर। टॉप लेयर पे जो मॉलिक्यूल है हमारा, हम वो लेते हैं। और इस मॉलिक्यूल को बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करें, इसके अगल बगल में भी काफी मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे, बट ओनली ऑन दी लोअर साइड, उसके नीचे वाली तरफ आपको दिखेंगे। ऊपर की तरफ बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे,
है ना, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन होता है कंपैरेटिवली वीक होता है. सो दीज फोर्सेस आर, ये अपर फोर्सेस जो हैं दे आर एडहेसिव फोर्सेस, और जो लोअर फोर्सेस हैं बच्चों दे आर कोहेसिव फोर्सेस, एंड एडहेसिव आर कंपैरेटिवली वीक हियर. क्यों वीक हैं? क्योंकि एयर है, एयर इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती. तो बच्चों एज ए रिजल्ट इस सब के वजह से आप अगर बच्चों इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, अगर मैं ऊपर वाली फोर्सेस को एलिमिनेट कर दूं, और अगर आप बेटा थोड़ा सा सोच के देखो, ऊपर फोर्स है नहीं, यहां से जो फोर्सेस हैं वो नीचे जा रही हैं, हर दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, अगर आप कंपोनेंट्स ले लें, एक इस फोर्स को ब्रेक कर लें तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इस फोर्स को ब्रेक कर लें एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल कट गया. तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे नेट फोर्स जो मॉलिक्यूल पे लगेगी दैट इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. नेट फोर्स इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ है. तो बच्चों आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, यू गाइज विल फाइंड आउट दैट द मॉलिक्यूल एट द टॉप लेयर इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. And guys, this downward force is responsible for the production of surface tension. अब जरा मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना. कैसे? अब जरा मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं. बेटा मेरे पास एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे पास एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ध्यान से सुनना, है ना. इसके ऊपर बहुत सारे, अगर मैं इसे थोड़ा सा कट कर दूं, मेरे पास एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और इस लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर बच्चों आप ऑब्जर्व करें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. अगर बच्चों ये लेयर पानी के अंदर होगी, अगर अंदर बल्क में होगी, तो सोच के देखना, एक लेयर इसके ऊपर होगी, एक लेयर इसके नीचे होगी. तो जितना ऊपर वाली लेयर इसे खींच रही होगी उतना लेयर उसे नीचे खींच रही होगी, ये लेयर आपकी फ्लैट रहेगी. तो पानी की एक चादर है, उसके ऊपर एक और चादर आ गई, उसके ऊपर एक और चादर आ गई, लेकिन जो टॉप वाली चादर होगी, जो टॉप लेयर, मैं अगर सिर्फ टॉप लेयर की बात करूं, if I talk only and only about the top layer, we will see that the molecules on the top layer are experiencing a net downward force. जो molecules top layer पे हैं, जितने भी, उन सबको नीचे खींचा जा रहा है. And guys, ये जो top layer है, ये यहां से और यहां से और अपनी यहां से और यहां से, ये सभी पॉइंट्स पे ग्लास से कनेक्टेड है. क्यों कनेक्टेड है? बिकॉज ग्लास ने, सोच के देखो, ये जो एंडरिंग जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे उस लेयर के, ग्लास ने वहां पे एडहेसिव फोर्सेस रखी हैं, और एडहेसिव फोर्सेस ने उस पर्टिकुलर लेयर को बच्चों होल्ड किया हुआ है. दैट हैज बीन होल्ड. एंड गाइस टॉप लेयर, सोच के देखो गाइस, ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक पानी की चादर है और उस चादर को बेटा मैंने कील ठोक दिए और ग्लास के साथ मैंने अटैच कर दिया. अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हो, इफ द बीकर शेप इज सर्कुलर, The beaker shape is circular. मैंने क्या किया, जो टॉप लेयर थी उसको वहां पे अटैच कर दिया, और हमने उसके हर मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ नेट फोर्स से खींचना स्टार्ट कर दिया. तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा 3D में विजुलाइज करें, जो टॉप लेयर होगी इट गेट स्ट्रेच्ड, ठीक है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो जाएगी. अगर मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम, गाइस इट्स बेटर, मैं यहां पे थोड़ा आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं. मतलब जो टॉप लेयर होगी वो थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो जाएगी. तो अगर बच्चों आप थोड़ा सा आई गेस समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, द टॉप लेयर गेट्स स्ट्रेच्ड, टॉप लेयर जो है वो थोड़ी सी कर्व्ड हो जाएगी, थोड़ी सी आपकी स्ट्रेच्ड हो जाएगी. एंड वी विल ऑब्जर्व दैट जो स्प्रिंग्स हैं, है ना, द मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड बाय सम स्प्रिंग्स, और आप सोचो जो स्प्रिंग्स हैं बच्चों वो थोड़े से आपके स्ट्रेच्ड फॉर्म में आ जाएंगे. आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट, है ना. ये जो आपका टॉप लेयर है, दिस इज बिल्कुल मैं ऊपर से दिखा रहा हूं, दिस इज टॉप व्यू, टॉप लेयर का ऊपर से अगर व्यू, अगर आप समझ रहे हो, ऊपर से अगर आपको क्या दिखेगा, वो थोड़ी सी आपको कर्व्ड दिखेगी. मॉलिक्यूल्स को आपने स्ट्रेच कर दिया, आपने मॉलिक्यूल्स को नीचे खींचा, तो एज अ रिजल्ट वो जो उसके साथ बगल वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड इज लाइक अ स्प्रिंग, तो वो थोड़ा सा आपका स्ट्रेच हो जाएंगे. एंड गाइज ऑल द स्प्रिंग्स आर इन स्ट्रेच्ड शेप. एंड गाइज दिस
टेंशन, दिस क्रिएट्स अ टेंशन एट द सरफेस एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो जो टॉप लेयर है ना बच्चों हमारा, इस बात को आप हमेशा याद रखना, जो टॉप लेयर है किसी भी लिक्विड के सरफेस का, टॉप लेयर डज नॉट मीन्स टॉप, कल मैंने इसके ऊपर बात भी की थी। टॉप इज एन इंटरफेस, तो मतलब टॉप लेयर का यहां पे मीनिंग ये है कि एक तरफ एयर मॉलिक्यूल, एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जो टॉप लेयर होगी उस पे हमेशा एक तनाव होगा। तनाव का कारण क्योंकि टॉप लेयर को नेट फोर्स हर मॉलिक्यूल को नीचे मिलेगी, तो वो जो लेयर होगी, सोच के देखो मेरे पास एक चादर है, दिस इज जस्ट लाइक एन इलास्टिक मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को आपने नीचे की तरफ खींच दिया तो वो थोड़ी सी टॉप पे स्ट्रेच हो जाएगी, एंड देयर इज सम एनर्जी स्टोर्ड इन द टॉप लेयर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। बच्चों अगर आप अब सरफेस टेंशन को यहां से अगर बच्चों आप समझ पा रहे हो, सरफेस टेंशन का फील अगर आ रहा है, हल्का सा 5-10% भी अगर फील आया तो जरा जय माता दी आप चैट पे लिख दीजिए, थोड़ा यलगार करें। हाय राकेश कमिला, हाय अर्नव रॉय, हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, आई वांट एवरीवन इन द क्लास, पूरा लेक्चर लगाना, आपका सरफेस टेंशन पूरा निपट जाएगा, ठीक है। यस गाइस, जय माता दी, जय माता दी। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं, जो टॉप लेयर है आपकी, उस टॉप लेयर के अंदर एक एनर्जी चलेगी। अब मैं उस एनर्जी का बेटा वैल्यू निकालता हूं। अब सोच के देखो बेटा, अगर मैं सरफेस का एनर्जी देखूं, इफ आई टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ द सरफेस, ठीक है, ठीक है ना, लेट मी रब इट। हाँ जी, अगर बच्चों मैं सरफेस का एनर्जी देखूं, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सरफेस, सरफेस का बेटा जो एक स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं के ले लूं, और हम जानते हैं कि अब वो स्प्रिंग्स हैं वो स्ट्रेच हो चुके हैं, तो उस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर इनटू बेटा, अगर मैं नंबर ऑफ स्प्रिंग्स ले लूं तो मेरे ख्याल से पूरे स्प्रिंग पे, पूरे सरफेस पे जो एनर्जी होगी मेरे पास उसकी वैल्यू होगी। और गाइज आई डिफाइंड द सरफेस टेंशन एज एस और T, और इसका जो डेफिनेशन है, द सरफेस टेंशन ऑफ द टॉप सरफेस इज डिफाइंड एज द सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज जूल पर स्क्वायर मीटर। कितना सरफेस एनर्जी है, आई रिपीट, कितना सरफेस एनर्जी है पर यूनिट सरफेस एरिया। पूरे सरफेस का एनर्जी को सरफेस एरिया से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया इज माय सरफेस टेंशन। एंड गाइस व्हाट आर द यूनिट्स, द यूनिट्स आर जूल पर स्क्वायर मीटर, जिसके बराबर है जूल पर स्क्वायर मीटर के। डन गाइस, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। और इसी के साथ बच्चों एक पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप बेटा किसी लाइन पे फोकस करें, जरा सोच के देखिए, तो बेटा स्प्रिंग की जो फोर्स होगी, स्प्रिंग अगर स्ट्रेच्ड है तो स्प्रिंग की फोर्स होगी उसे छोटा करने की, और ऐसे ये भी स्प्रिंग अगर स्ट्रेच्ड है तो ये भी छोटा होना चाहेगा। तो बच्चों अगर आप ऑब्जर्व कर लें, इफ यू ऑब्जर्व दैट ऑन एनी लाइन, that due to that stretching property of the top surface की stretching property की वजह से जितनी फोर्स राइट पे लगेगी सिमेट्रिकली उतनी ही फोर्सेस आपकी लेफ्ट पे भी लगेगी। तो गाइस लेट्स से दिस लेंथ इज L, ये जो मेरी लंबाई है ये L है, और इस लेंथ के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ फोर्सेस हैं। तो गाइस देयर इज अनदर वे टू डिफाइन सरफेस टेंशन एंड दैट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना फोर्स लगा ऑन यूनिट लेंथ। तो बच्चों मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, देयर आर टू वेज टू डिफाइन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पहले तो समझो आती क्यों आती है, क्योंकि टॉप लेयर, सर अगर हम सोचें टॉप लेयर को नेट फोर्स हर मॉलिक्यूल को नीचे मिलती है, तो अगर हम सोचें टॉप लेयर को ग्लास ने बच्चों होल्ड किया हुआ है ना, दिस लेयर हैज बीन होल्ड बाय ग्लास ड्यू टू द एडहेसिव फोर्सेस। एंड गाइस नीचे जो कोहेसिव फोर्सेस हैं उस वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो कोहेसिव फोर्सेस उसे नीचे खींच रही हैं, लेकिन एडहेसिव फोर्सेस ने उस मेम्ब्रेन को होल्ड किया हुआ है। तो एज अ रिजल्ट जो टॉप लेयर है जस्ट लाइक वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, आपकी टॉप लेयर में एक थोड़ा सा तनाव आ जाएगा। अब हर एक स्प्रिंग जो होगा उसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम जाएं वो स्ट्रेच हो जाएगा, उसके अंदर एक एनर्जी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक स्प्रिंग के अंदर एनर्जी जाएगी इनटू नंबर ऑफ स्प्रिंग्स जितने भी आपके टॉप लेयर पे आएंगे इनटू n कर दूं, तो गाइस सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया, टोटल एनर्जी जो सरफेस पे आई और उसको एरिया से अगर मैं डिवाइड कर दूं, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। दिस इज वन वे टू डिफाइन सरफेस टेंशन। और बच्चों एनर्जी की एक बात याद रखना, दिस इज बेसिकली अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टॉप लेयर, इसको हम सरफेस एनर्जी इसीलिए कहते हैं। और गाइस एवरी बॉडी इन दिस वर्ल्ड हैज टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो बच्चों आप
ने अगर स्ट्रेच किया है ना उसको, मतलब सोच के देखो, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बेसिकली अगर उसको मैंने नीचे खींचा तो वो लेयर जो आपकी स्ट्रेच हो गई है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, अब वो स्ट्रेच्ड है तो हर स्प्रिंग जो है वो छोटा होना चाहता है, तो उसकी टेंडेंसी अपने आप को श्रिंक करने की, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। और इसलिए इसी मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट्स बेटा वॉक कर सकते हैं, बिकॉज वो एक चादर है जिसके अंदर तनाव है, और उस चादर के अंदर टीचू टीचू करके, आप समझ पा रहे हो, इंसेक्ट्स कैन क्रॉल ऑन दैट वाटर। सो देयर आर टू मैथमेटिक्स, दिस इज द फीलिंग ऑफ सरफेस टेंशन। अब मैथमेटिक्स की बात आती है, दो वेज हैं डिफाइन करने के, तो टॉप लेयर पे फोर्स भी है, टॉप लेयर पे एनर्जी भी है। एनर्जी स्प्रिंग्स क्योंकि स्ट्रेच्ड हैं, तो सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया विल गिव मी द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, दैट इज द फर्स्ट वे। ये पहला मेथड है सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का। और सेकंड मेथड क्या है बच्चों, मैंने दोनों मेथड एक साथ ही बता दिए। अगर मैं कोई भी एक लाइन ले लूं तो जो स्प्रिंग्स हैं उस लाइन के राइट पे भी हैं, लेफ्ट पे भी हैं, तो कितना फोर्स लग रहा है, दिस एफ इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स, है ना, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। तो यूनिट्स इसमें आएंगे न्यूटन पर मीटर, उसमें आएगा जूल पर मीटर स्क्वायर, दोनों आपके फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इन दी न्यूमेरिकल्स। बच्चों अगर पूरा थ्योरी आपको जानकर खुशी होगी, सरफेस टेंशन का पूरा थ्योरी मैंने आपको 10 मिनट के अंदर पूरा क्लियर कर दिया, फील भी आ गई और हमने फॉर्मूले भी देख लिए। जय माता दी लिख दो फटाफट अगर समझ पा रहे हो, ठीक है। और एक एक पॉइंट बच्चों आपको नोट्स में मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आप बेटा ध्यान से देखिए इसमें, ठीक है ना, यू कैन दिस डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द नोट्स आल्सो इन द पीडीएफ। नाउ यू कैन सी गाइस, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर माय लिक्विड मॉलिक्यूल्स, और उनके बीच में जो रेड कलर की फोर्सेस हैं, दे आर द कोहेसिव फोर्सेस। इट इज रिटन हियर, इट इज द वर्क ऑफ कोहेशन, दे आर कोहेसिव फोर्सेस। और गाइस ये जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर, इट्स अ सॉलिड, इट्स अ ग्लास, और ये जो हैं, ये इनके बीच में जो ग्रीन कलर की फोर्सेस आप देख रहे हो ना, ग्रीन मॉलिक्यूल और ब्लू मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस हैं, दीज आर माय एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है जी। तो cohesive forces are the molecular forces between the same substance, adhesive forces they are between the different substance। cohesive में आप अपना एग्जांपल ले सकते हो बेटा वाटर वाटर, मर्करी मर्करी, ग्लास ग्लास, लेकिन adhesive में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर ग्लास, मर्करी ग्लास, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जय माता दी गाइस। What is surface tension? It is the property by virtue of which the layer of a fluid behaves as a stretched membrane। जब टॉप लेयर आपकी एक stretched membrane की तरह बिहेव करेगी, I have already explained। And now guys, mathematically there are two ways to define surface tension। First is U by A, कितना एनर्जी सरफेस पे है पर यूनिट एरिया, रीजन मैंने आपको बता दिया। एंड सेकंड इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितना फोर्स लगा पर यूनिट लेंथ। और गाइस आप जरा सोच के देखना, ये देखो जरा, ये बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आप वाटर का अगर टॉप लेयर देखो, वो एक ना स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन के ऊपर आप एक हल्का सा नीडल भी रख सकते हो। यू कैन प्लेस अ स्लाइट लाइट नीडल ओवर द सरफेस, और जिससे वो उस पर टिका रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत बच्चे करते भी हैं क्लास में, है ना। तो आप एक वाटर ग्लास में लो, उसके ऊपर एक हल्का सा नीडल डाल दो, आप नोटिस करना वो मेम्ब्रेन आपको थोड़ी सी बेंड होती हुई, देखो कितना प्यारा लुक आया, वो मेम्ब्रेन आपको बेंड होती हुई दिखेगी, तो वो आपको पूरा फील होगा कि वो एक चादर की तरह है, दैट इज जस्ट लाइक अ कर्टेन, और एक चादर की तरह आपको, उसको बेडशीट की तरह आपको फील होगा वो वहां पे, ठीक है। तो इसी का गाइस हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखो ये कितना अच्छा डायग्राम है, मैं तो देख के बहुत मजा आ गया। आपके पास सी द क्वालिटी ऑफ द डायग्राम गाइस, है ना, देखिए जरा ध्यान से। आपके पास एक बेटा वाटर का गिलास है, और उस वाटर के गिलास में गाइस यू हैव जेंटली प्लेस्ड अ नीडल एट द टॉप सरफेस, और आप देख सकते हो कि वो मेम्ब्रेन जो है ना, अगर गाइस इट इज अ स्प्रिंग, अगर वो मेम्ब्रेन है, थैंक यू आदित्य फॉर दीज ब्यूटीफुल बर्गर्स, अगर वो आपका जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन थोड़ा सा अपना शेप चेंज कर रहा है, मतलब वहां पे डिप आ गया, और वो डिप जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी होल्डिंग दैट पिन। तो मैं आपको बेटा एक बात समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आप देखो, आपको ये अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो शेप बेंड हुआ दिखेगा भी। तो गाइस यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय दिस वे, कि जब आप उस सरफेस पे बच्चों उस सरफेस पे एक सिलेंडर को रख दोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप नोटिस करोगे बच्चों वहां से जो सरफेस होगा वो थोड़ा सा आपका बेंड हो जाएगा। और गाइस आप इस बात को जरा समझना, यू ट्राई टू फील लाइक दिस, कि अब यहां से जो जितनी फोर्सेस आएंगी वो अब आपकी एंगल पे हो जाएंगी, और इधर से बच्चों जितनी फोर्सेस आएंगी वो भी आपकी एंगल पे चली जाएंगी। द फोर्सेस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मैं आपको इसको ऐसे भी समझा सकता हूं, ट्राई टू फील लाइक दैट, लाइक इफ आई हैव अ पेपर,
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बच्चों ये आपके सामने एक पेपर है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यू ट्राई टू फील इट। मैं इस पेपर पे अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूं, इफ देयर इज अ लाइन यू सी फ्रॉम हियर, और गाइज इफ यू सी दिस लाइन, इफ इट इज अ टॉप लेयर, अगर ये टॉप लेयर है आपकी, तो जितना फोर्सेस राइट जा रहा है उतना फोर्सेस आपका लेफ्ट जा रहा है। और अगर बेटा मैं यहाँ पे एक नीडल रख देता हूं, ध्यान से सुनो, नाउ दिस मार्कर इज माय नीडल, तो ड्यू टू द वेट ऑफ दिस नीडल वो जो सरफेस है वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, और जिधर से एसएल फोर्स इधर से आ रही है, एसएल इधर से आ रही है, तो समझ रहे हो ये जो फोर्सेज हैं अब आपकी डेफिनेटली, क्योंकि सरफेस बेंड हो गया, वो एंगल पे चली जाएंगी। तो गाइज अगर मैं समझ पा रहा हूं चीजों को, हाँ जी, तो गाइज जो सरफेस टेंशन थी हमारी, जो सरफेस टेंशन थी उसका फॉर्मूला क्या था सर? वो था फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स किसके बराबर होगी? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो बच्चों ये पूरी फोर्स एसएल के बराबर होगी, ये पूरी फोर्स एसएल के बराबर होगी, और सिमेट्रिकली लेट्स से थीटा एंगल ये आपका उठ गया, और इसके अलावा जो वेट होगा वो एमजी होगा। तो इन फोर्सेस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अगर मैं यहां पे पूरा डायग्राम बना दूं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा एसएल कॉस थीटा, और इधर से आएगा एस एल साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, और ऐसे ही उधर वाला बेटा अगर आप रिजॉल्व कर लो तो इधर आ जाएगा एस एल कॉस थीटा, और ऊपर वाला आ जाएगा एस एल साइन थीटा, और जो वेट है बच्चों वो नीचे को आ जाएगा, दैट इज एम जी। ठीक है, तो गाइज यू कैन सी हेयर, आप यहां से देख सकते हो दैट एस एल कॉस थीटा आपका कट गया, तो जो टोटल फोर्स आपका आ जाएगा दैट इज 2 एस एल कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू एम जी। ये एम जी के बराबर है। तो सरफेस टेंशन मास पूछा गया आपसे, सॉरी कॉस थीटा कट जाएगा, 2SL साइन थीटा, आई एम सॉरी गाइस, हाँ जी, सो 2SL साइन थीटा आपका mg को बैलेंस कर लेगा। तो बच्चों यहां से मास की वैल्यू आ जाएगी 2SL साइन थीटा अपॉन g, और इस मास का पुत्र जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज 2SL बाय g। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, मतलब जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का भी मतलब आप समझने की कोशिश करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 90? 90 का मतलब 50% बॉडी अंदर आ गया, मतलब वो SL, समझ रहे हो, ये मैक्सिमम केस होगा। SL उठ के 90 पे आ गए, और सोच के देखो जरा mg, तो अगर आप वैसे विजुलाइज करो 2SL इज mg, मतलब इतना वेट डालो। देखो सीधी बात है यार, ये आपका पेपर है, ये आप वेट डाल रहे हो, अगर आप थोड़ा वेट डालोगे तो थोड़ा बेंड होगा, ज्यादा डालोगे ज्यादा, कितना हो जाएगा मैक्सिमम बेंड? जब वो पूरा वर्टिकल हो जाए। तो मैक्सिमम वेट ऑफ द नीडल दैट यू कैन प्लेस ऑन दैट मेम्ब्रेन इज बच्चों SL बाय 2SL बाय mg। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑन द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है जी, जय माता दी बच्चों, समझ में आ रहा है तो जय माता दी कर दो। और अगला क्वेश्चन तो इसका भी रॉक स्टार है, तो यू कैन सी दिस डायग्राम्स आल्सो गाइस, नोट्स में आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा है SL एंगल पे जा रहा है, और वो 2SL आपका mg को बैलेंस कर रहा है। ठीक है पुत्र, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, ये मेरा बहुत ही शानदार सवाल है जो मैं अगले आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यस, हाँ जी, ओके, थैंक यू सिद्धार्थ श्रद्धा जी आए हैं, थैंक यू पुत्र, वेलकम हियर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, आइए जरा अगला सवाल बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। कह रहा है एक वायर फ्रेम है, इट इज सबमर्ज्ड इन अ सोप सॉल्यूशन। बेटा आपने कभी वो देखा है कि सोप सॉल्यूशन में, जो आप छोटे होते गाइस वो गेम भी खेलते होगे, आप सोप सॉल्यूशन में एक फ्रेम को डिप करते थे, फ्रेम को बाहर निकालते थे, और उसके अंदर आप जब एयर ब्लो करते थे तो वो बुलबुले से बनते थे, आपके सोप के बबल्स बनते थे। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो आपने एक फ्रेम लिया, उस फ्रेम को आपने सोप सॉल्यूशन में इंसर्ट किया, ये पेपर में रख लेता हूं, दोबारा जरूरत भी पड़ सकती है, ठीक है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो आपने एक फ्रेम लिया, उस फ्रेम में बच्चों आपने क्या किया, आपने एक सोप सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और मतलब आपने इसको डिप किया होगा, बाहर निकाला होगा, तो उस फ्रेम में एक सोप सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, a wire is submerged in a soap solution of surface tension S and taken out, और बाहर निकाल दिया। सोप फिल्म डेवलप्स ऑन द फ्रेम, तो उस फ्रेम के ऊपर एक सोप का फिल्म आ गया। ठीक है, द क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द मूवेबल सेक्शन ऑफ द फ्रेम स्टेशनरी इफ इट्स लेंथ इज एल। तो ये जो सरफेस टेंशन आ गई इस वायर के टॉप लेयर के अंदर, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये जो टॉप लेयर ऊपर आ गई, इस टॉप लेयर इट्स अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इसका टेंडेंसी क्या होगा, फोर्स लगा, ये अगर आप समझ पा रहे हो बच्चों, ठीक है, आई विल यूज रेड पेन हियर, ये फोर्स लगाएगा, मतलब ये मेम्ब्रेन का टेंडेंसी है छोटा होने का, ये छोटा होने की कोशिश करेगा, और सरफेस टेंशन की फोर्स लगेगी S इंटू एल, अगर लेंथ उसकी L है। तो आपसे पूछा जाएगा कितना फोर्स लगेगा उसको मूव करने के लिए, तो आंसर इज हाउ मच, आंसर इज S इंटू एल। ये बहुत बच्चों को लगता है कि आंसर जो होगा वो B होगा, पर बच्चों थोड़ा रुक जाए,
आज के सेशन का हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक धाकड़ क्वेश्चन है। यहां पर आप थोड़ा रुक जाएं और वेट करें। गाइस ये एसएल तो है बट एक एसएल नहीं है, यहां पे दो सरफेसेस आपके बनेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। टॉप लेयर का मतलब समझने की कोशिश करना। ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, और अगर मैं 3D में बताऊंगा, ये फ्रेम है, सच सॉरी, तो 3D में अगर आप देखेंगे तो बच्चों फ्रेम का कुछ थिकनेस भी होगा, फ्रेम का कुछ थिकनेस भी होगा। तो आप बच्चों अगर ऑब्जर्व करें, ये जो मूवेबल सेक्शन भी है, इस मूवेबल सेक्शन पे भी एक बेटा समझ रहे हो, लेयर आपकी आगे फ्रंट पे बनेगी और एक लेयर उसके पीछे भी बन रही है। टॉप लेयर का जरा मतलब समझने की बेटा कोशिश करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप लेयर? टॉप लेयर का मतलब यह है कि वो एक इंटरफेस है, उसके एक तरफ है बेटा एयर मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये जो फ्रेम है, अगर मैं इसका 3D वर्जन आपके सामने बनाऊं तो उसके फ्रेम के अंदर सोप सोल्यूशन है। आप सोचो जरा, वो सोप सोल्यूशन इधर से देखूंगा तब भी दिख रहा है, अगर वो सोप सोल्यूशन इधर से देखूंगा तब भी बन रहा है। मैं इधर से फूंक मारूंगा तब भी बबल्स बन जाएंगे, मैं इधर से आगे फूंक मारूंगा तब भी बबल्स बन जाएंगे, है ना। तो आप अगर ऑब्जर्व करें, इस तरफ से अगर आप ऑब्जर्व करें, ये सरफेस के इधर एयर है, इधर अंदर जो है उसके अंदर की तरफ अगर मैं जाऊं तो सोप है, और जो पीछे वाली लेयर है बच्चों उस तरफ, इस तरफ पीछे को जो है वो एयर है, और अगर आगे की तरफ आऊं आपकी तरफ तो उसके अंदर सोप है। तो गाइस ये जो टू लेयर्स हैं, इन टू लेयर्स के अंदर आपका सरफेस टेंशन होगा। आप वैसे ही सोच के देखो, जो पहली लेयर है उसको अंदर वाले सोप मॉलिक्यूल्स अंदर को खींच लेंगे, वो स्ट्रेच्ड हो जाएगी, और जो लेयर पीछे है उसके, उसको अंदर वाले जो सोप मॉलिक्यूल्स है वो आपकी तरफ खींच लेंगे तो वो भी स्ट्रेच्ड हो जाएगी। तो आई विल हैव टू लेयर्स जहां पे आपका स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी आएगा। तो एक सरफेस टेंशन का फोर्स एसएल आगे को लगेगा, और एक लेयर जो पीछे जा रही है वहां पे भी आपका स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होगा, तो वहां पे भी जो फोर्स लगेगा वो आपका लगेगा एसएल पीछे की तरफ। तो बेसिकली द आंसर इज नॉट एसएल, आंसर इज 2SL, आंसर इज 2SL। और यहीं पर बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो जय माता दी लिख दो फटाफट चैट बॉक्स में, इफ यू गाइज आर गेटिंग इट, इफ यू गाइज आर गेटिंग इट, है ना। हाँ, और आप बेटा इस बात को दिमाग में भी रखें यहां पर, जो मैं आपको बताने वाला हूं, कि अगर मैं इस सोप फ्रेम का ये जो मूवेबल सेक्शन है इसको अगर मैं आगे लेके जाता हूं और आपको देखने में लग रहा है कि लेट्स से मैं अगर इसको x लेंथ मूव करता हूं और ये जो लेंथ है मेरी l है, दिस इज x, लेट्स से अगर मैंने x आगे फ्रेम को मूव किया और जो मेरी लेंथ है वो l है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कितना एरिया बढ़ गया, व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन एरिया, ये भी अपने आप में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कितना एरिया मेरा इंक्रीमेंट हुआ? बच्चों को लगता है सर x आगे लेके गए, l लेंथ आगे लेके गए, तो आपने lx लेंथ आगे लिया, आपने lx एरिया इंक्रीज किया, lx आगे इंक्रीज हुआ, lx पीछे भी इंक्रीज हुआ, तो आपका जो टोटल इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज एन इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 2XL, वो 2XL के बराबर होगा, दैट इज द इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया। ठीक है, जय माता दी। तो बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन में डाउट आता है, इसके ऊपर नीट ने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूं। तो सोप फिल्म के दो लेयर्स आपकी बनती हैं। ठीक है जी, डन गाइस। गाइस अगला क्वेश्चन मेरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें आप एक डिस्क को उठाना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो बच्चों, देख लो, समझ लो, देखो सिचुएशन में क्या हो रहा है। मैं फिर शुरू करता हूं। क्वेश्चन को रीड करें अच्छी तरह। क्या कह रहा है आपको कह रहा है फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द डिस्क शेप्ड कॉइन, येन कॉइन, मतलब किसी आई गेस जापानीज कॉइन है ये आपका, ठीक है जी, आउट ऑफ अ थिक फ्लूइड ऑफ सरफेस टेंशन S। बच्चों एक सरफेस पे एक कॉइन पड़ा है, जेंटली प्लेस किया हुआ है उसको, जेंटली, बिल्कुल, और जेंटली उस कॉइन को हमने सरफेस से जेंटली ऊपर उठाना है, और उस पर कितना फोर्स लगेगा। बहुत बच्चों के दिमाग में आंसर आएगा सर mg तो लगता बेटा, नो डाउट, आपको उठाना है तो उसका वेट को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको mg के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी देना पड़ेगा ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अब बेटा जरा सोच के देखना, मतलब यू हैव टू विजुअलाइज, थोड़ा क्लियर विजुअलाइजेशन आपको लोगों को चाहिए। अगर मैं सोच के देखो, मतलब इफ यू ट्राई टू विजुअलाइज इट,
आपके पास बच्चों ये एक डिस्क है ना, दिस इज अ डिस्क। आपको इसको उठाना है, आपको इसको बाहर निकालना है, ठीक है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। दिस इज अ डिस्क। बच्चों इस बात को आप समझना, जो वाटर का जो सरफेस टेंशन है, मतलब आप जब इसको बाहर निकालोगे, आप समझ रहे हो ना, मतलब जो वाटर होगा, वाटर से अब ये अटैच हो गया ड्यू टू दी एडहेसिव फोर्सेस, और इसकी ये जितनी भी बाउंड्री है, ये जो जितनी भी इसकी बाउंड्री है बच्चों, अगर आप समझ पा रहे हो, इस बाउंड्री पे फोर्स लग रही होगी नीचे को। जब आपने बेटा कभी नोटिस किया हो, आप एक मग्गा लीजिए, आपका मग्गा मतलब इज मग, और यू कैन से जो आप बेसिकली कोई भी आप एक गिलास ले लें, है ना, वाटर का गिलास आप ले लें, तो आप उस गिलास को गाइस उल्टा करिए एक तो, और उसका जो बेस होगा वो डिस्क होगा, और उस गिलास को आप पानी के अंदर ले जाइए, और आप सोचिए जब मैं उस पानी को जब बाहर निकालता हूं, तो जब जस्ट सरफेस को बेटा ब्रेक करके मैं बाहर आ रहा होता हूं, ट्राई टू फील दैट, उस वक्त आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स देनी पड़ती है। अब क्यों होती है वो फोर्स गाइस, वो सोचो, दैट इज अ मेम्ब्रेन, वो एक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझे, एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, और सोच के देखो जरा, अगर मैं एक डिस्क को इसमें से बाहर निकाल रहा हूं, इस मेम्ब्रेन से, इफ आई एम पुलिंग आउट अ डिस्क फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन, तो आप जरा सोचना बेटा, जब ये मेम्ब्रेन जब ये डिस्क इस मेम्ब्रेन पे टच करेगी, तो उसके ऊपर एक सर्कुलर जो एक प्रोजेक्शन अगर आप फील कर सकते हैं, तो उस सर्कुलर प्रोजेक्शन के दोनों तरफ, समझ रहे हो, सरफेस टेंशन की फोर्सेस लग रही होंगी, और जैसे ही मेरा हाथ वहां पे जाएगा, तो वो जो वाटर का सरफेस है वो एक मेम्ब्रेन की तरह है, वो थोड़ा सा बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। सोच के देखो जरा, वो जैसे ही बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो फोर्सेस हैं बहुत प्यारी प्यारी सी आपकी नीचे को लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एसएल नीचे लग गया, एसएल यहां से नीचे लग गया, तो अगर सोच लो पूरे, अगर आप पेरिफेरी में अगर आप ऑब्जर्व करें, तो टोटल फोर्स कितनी आएगी, सॉरी, एस इंटू लेंथ, एंड द लेंथ इज यस, एंड द लेंथ इज 2 पाई आर। तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो बेटा आपकी आएगी। आप सोच के देखो, एक्सटर्नल फोर्स तो जो है वो सो है mg आपका नीचे को लगेगा, प्लस एक एक्स्ट्रा फोर्स सरफेस टेंशन की आ जाएगी, एस इंटू 2 पाई आर। मैं इसका एक बहुत अच्छा आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं बेटा, इस बात को आप ध्यान से सोचना, ठीक है। इफ आई, अगर ये आपके सामने एक पेपर है, जरा आप विजुअलाइज करें बच्चों, दिस इज अ पेपर, मैं आपके सामने एक पेपर रख रहा हूं, ठीक है, और जैसे इस पेपर का ऊपर आपने एक डिस्क रखी है, आप सोचो, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, डिस्क आप नीचे से निकाल के, आपको सरफेस टेंशन से होते हुए निकालना है उसको, तो आप सोचो आप नीचे से उसको बाहर निकाल रहे हो, ट्राई टू फील लाइक दैट। तो जैसे ही बेटा वो डिस्क यहाँ पे गिरेगी, तो ये जो सरफेस पे यहाँ पे सर्कुलर जो प्रोजेक्शन बनेगा, ट्राई टू फील लाइक, जो सर्कुलर प्रोजेक्शन बनेगा, वो सर्कुलर प्रोजेक्शन का जो वाटर का सरफेस है, वो हर तरफ से वहां से बेंड हो जाएगा, समझ रहे हो, बेंड हो जाएगा, और उसकी जो सरफेस टेंशन की जो फोर्सेस होंगी टॉप लेयर पे, जो टॉप उस लेंथ पे जो सरफेस टेंशन की फोर्सेस होंगी, वो होंगी एस इंटू 2 पाई आर, वो नीचे को आ जाएंगी, और डेफिनेटली वो से कट करके आपकी चली जाएंगी। अच्छा, बहुत बच्चों को लगता है सर ये जो एस इंटू 2 पाई आर है, ये तो मतलब नीचे वाला हो गया, वैसे अगर आप सोचो, है ना बच्चों, आप सोचो सर ये दोनों तरफ होती हैं, तो अगर ये मैं सरफेस पे एक सर्कल काटूं, तो एक्चुअली सरफेस टेंशन की फोर्सेस बटो हर तरफ से होंगी, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, समझ रहे, इधर भी होंगी, बाहर भी होंगी, हर 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 पॉइंट पे अंदर बाहर होंगी, हर पॉइंट पे अंदर बाहर होंगी, हर पॉइंट पे अंदर बाहर होंगी, अंदर बाहर होंगी, अंदर बाहर होंगी, अंदर बाहर होंगी, ठीक है। आप जरा सोच के देखना बेटा, तो जैसे ही जो सरफेस जो होगा वो बेंड करेगा, तो ये वाली जो फोर्सेज हैं ये रोटेट कर जाएंगी, ये जो आउटवर्ड वाली फोर्सेज हैं, आप समझ रहे हो, जैसे ही सरफेस बेंड हुआ, आउटवर्ड वाली फोर्सेस नीचे को आ जाएंगी, क्योंकि सरफेस अब आपका बेंड हो रहा है, और जो अंदर वाली फोर्सेस हैं यार, वो तो कट ही रही हैं, वो पहले भी कट रही थी, तो मतलब सोच रहे हो, अंदर वाली फोर्सेस जो थी, अंदर वाली, वो तो वैसे ही कैंसिल हो रही हैं, तो मतलब जो उस सर्कल के बाहर वाली फोर्सेस थी, वो अब थोड़ी सी बेंड हो गई। आई गेस मैंने एक्सप्लेन इनफ कर दिया है। द आंसर इज एस इंटू 2 पाई आर, ठीक है जी। और बच्चों, सो द आंसर इज mg तो लगना ही लगना है, प्लस s इंटू 2 पाई आर, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों, जरा चैट को रोल करें, से जय माता दी, यू गाइस आर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। और इसी के साथ बच्चा पार्टी, अगर आप लोग थोड़ा सा और अगर फील करें, तो आपका होमवर्क है, और मुझे चैट में आप लोग आंसर दीजिएगा कि अगर ये डिस्क की जगह रिंग होती तो क्या होता, अगर रिंग को पुल आउट करना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ता। तो आप लोग इसको थॉट दे ले और मुझे चैट पे इसका आंसर दे दे, ठीक है। जय माता दी गाइस, जय माता दी।
Again, a beautiful concepts on the definition of surface tension. Now guys, very superb quality question. बहुत बार, कई बार आपका ये आ चुका है ऑन दी नीट पेपर। बच्चों मेरे पास एक बड़ा ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। आई हैव अ ह्यूज ड्रॉप जिसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है। इसको मुझे ड्रॉप करना है n स्मॉल ड्रॉप्स में, और हर छोटी ड्रॉप का जो रेडियस है वो स्मॉल आर के बराबर है। दिस इज अ बिग ड्रॉप of radius capital R and I want to break it into n small drops of radius small r. The question is find the work required to break a bigger drop. एक bigger drop को n छोटी बूंदों में तोड़ने के लिए कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, that is the question. So the work required to break a bigger drop of radius r into n small drops of almost equal radius is proportional to, वो वर्क किसके प्रोपोर्शनल है? तो बच्चों मेरी बात को आप समझने का प्रयास करना। इस ड्रॉप का जो अपना एनर्जी होगा ui, वो किसके बराबर होगा? वर्क निकालना है, तो वर्क मतलब बेसिकली आपका डेल्टा यू है ना। मैं ये देख लेता हूं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा की होता है। काइनेटिक एनर्जी का तो कोई रोल है नहीं, हमें कोई एनर्जी थोड़ी देनी है काइनेटिक एनर्जी किसी ड्रॉप को। तो गाइज इस पूरे सेटअप का पहले कुछ एनर्जी होगा, दैट इज द सरफेस एनर्जी। वो किसके बराबर होगा? सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों इस पूरे सेटअप का ये जो बाद में आपको जो सेटअप मिला, आपको n छोटी बूंदें मिली, तो आपको कुछ एनर्जी यहां भी मिला होगा, फाइनल एनर्जी। एक बूंद का अगर मैं एनर्जी निकालूं, दैट इज S इज द सरफेस टेंशन। अब आपका सेकंड फॉर्मूला बच्चों यहां यूज होगा, दैट इज इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, S इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। एक ड्रॉप का सरफेस एनर्जी आ गया, और ऐसी बेटा मेरे पास n ड्रॉप्स हैं, ऐसी मेरे पास n ड्रॉप्स हैं, तो S इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू n। तो गाइज मेरे पास इनिशियल सरफेस एनर्जी थी, मेरे पास फाइनल सरफेस एनर्जी है। मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लूं उतना मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरी जेब में 60 रुपए थे, मेरे को 100 रुपए तक जाना है, तो जो 40 रुपए डिफरेंस है वो मेरे पे काम कोई कर देगा, तो मैं 100 रुपए तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। आई गेस द जॉब इज डन। जय माता दी गाइज, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और गाइज हाँ, इस पे आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है गाइज, आपको स्मॉल आर का वैल्यू नहीं गिवन, आपको स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है, और वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो यार? वॉल्यूम तो कंजर्व ही है ना। अगर 2 लीटर का पानी था, अगर बूंद लेट्स से इतना बड़ा बूंद होता नहीं, अगर 1 लीटर का हमारा ड्रॉप था, तो मेरे ख्याल से टोटल जितनी मर्जी ड्रॉप्स बन जाए, वॉल्यूम जो होगा वो हमारा 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, बिकॉज मास इज कंजर्व्ड। तो गाइज मेरे ख्याल से अगर मैं ये कर दूं, तो व्हाट इज माई इनिशियल, हाँ जी, व्हाट इज माई इनिशियल वॉल्यूम? इनिशियल वॉल्यूम इज 4 पाई बाय 3 कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर है? एक ड्रॉप का होगा 4 पाई बाय 3 स्मॉल आर क्यूब इनटू, अगर बच्चों मैं n कर दूं, तो मेरे ख्याल से आपका लाइफ पूरा सेट है। एंड यू कैन से 4 पाई बाय 3 गॉन, और जो स्मॉल r की वैल्यू है दैट इज कैपिटल R अपॉन n रेज टू पावर 1/3। स्मॉल r का वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल R है ना, अपॉन n, और उसका क्यूब रूट करोगे अपॉन n की पावर 1/3, तो स्मॉल r का वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये वैल्यू बेटा मैं वहां रख दूं, तो यू कैन से दैट द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखूं 4 पाई s इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर। स्मॉल आर स्क्वेयर इज कैपिटल R स्क्वेयर अपॉन n की पावर 2/3। अगर स्क्वेयर कर दोगे तो ये आ जाएगा, और इंटू n एक और है। तो बच्चों जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं, दैट इज दिस पॉइंट, यहां पे अगर आप n की वैल्यू ले लेंगे, सो n कम्स आउट टू बी, आई गेस सॉल्व करेंगे आप, दैट इज 1/3। मेरे ख्याल से आपका आगे सॉल्व पूरा हो जाएगा, है ना। एंड फाइनल में से इनिशियल आप माइनस कर दो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर, एंड दैट इज द वर्क डन। जो भी आपका आएगा दैट यू कैन फाइंड द आंसर, ठीक है। आई गेस द जॉब इज डन। n की पावर 1/3 नीचे आके डिफरेंस लेके यू कैन फाइंड योर आंसर। सो गाइस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सरफेस टेंशन, एंड वेरी रिस्पेक्टेबल, ठीक है जी, वेरी रिस्पेक्टेबल, ठीक है। एंड यू कैन सी द सॉल्यूशन इन द नोट्स आल्सो। नाउ बच्चों, जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था 2016 का गाइस ये क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, ध्यान से देखना। एक रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड है जिसकी मैं बात कर रहा था। आई हैव अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। आई हैव अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड 4x3, अगर आप समझें कुछ इसका था आपका एरिया, और इसको मैंने स्ट्रेच किया 5x4 में, मतलब इसको कुछ तो स्ट्रेच किया, एक फिल्म ऑफ लिक्विड है, और 5
इनटू 4 की डायमेंशंस में इसको मैं स्ट्रेच करके लेके गया। तो गाइस इट इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप एक सोप फ्रेम के अंदर आप उसको जब बच्चों स्ट्रेच करते हो, सोप फ्रेम के अंदर आपने जब उस मूवेबल सेक्शन को स्ट्रेच किया तो मैंने आपको बताया था जितना एरिया आपको आगे दिख रहा है उतना एरिया पीछे भी होगा। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर आंसर क्या कैसे निकाल लेंगे, आपको चेंज इन एरिया अगर मैं लूं, कुछ पूछा गया आपसे ये करने में जो वर्क हुआ, मैंने अभी आपको ये बात बताई बेटा, वर्क किसके बराबर होता है, डेल्टा यू। अच्छा जी, वर्क बच्चों डेल्टा यू के बराबर है, और डेल्टा यू किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, है ना। तो गाइस मैंने आपको बताया था सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला है, दैट इज द चेंज इन एनर्जी। सरफेस टेंशन किसके बराबर है, सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। तो आप सोच के देखो जरा, U किसके बराबर है, S इंटू ए। तो मेरे ख्याल से पहले एरिया A1 है तो U इंटू A1, बाद में एरिया आपका A2 है तो U इंटू A2, आपको अपना जो डिफरेंस होगा डेल्टा यू का दैट इज S इंटू डेल्टा ए। अब बहुत बच्चों को लगता है सर डेल्टा ए किसके बराबर है, सोच के देखना बेटा, डेल्टा ए एक लिख देगा सर A1, डेल्टा ए किसके बराबर है 3 इंटू 4 A1 माइनस A2। तो मेरे ख्याल से अगर आप सोचो दैट इज 3 इंटू 4 था मेरा पहले एरिया, और बाद वाला जो एरिया आ गया वो कितना आ गया आपका गाइस 5 इंटू 4। तो आप डेल्टा ए की वैल्यू निकाल दोगे बच्चों, बट ये बेवकूफी नहीं करनी। इट इज 20 माइनस 12 दैट इज 8। तो डेल्टा ए आपने 8 नहीं लेना बच्चों, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। बहुत बच्चे इससे आंसर निकाल देंगे, क्यों नहीं लेना, क्योंकि गाइस ये आपका एक सोप का फिल्म है, आपकी 2 लेयर्स होंगी। तो 3D में अगर आप सोचो जितना एरिया आपको ऊपर दिख रहा होगा उतना ही उसके नीचे भी होगा, बिकॉज वो भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, नीचे वाला भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। ऐसे ही गाइस यहां पे आपका जो ऊपर वाला लेयर है जो आपने स्ट्रेच किया, उसको जब आप स्ट्रेच करोगे तो उसका भी 2 लेयर होगा, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। तो मतलब मेरे ख्याल से समझ रहे हो आप, इंटू 2 यहां पे आएगा, इंटू 2 यहां पे आएगा, 2 आप कॉमन निकाल दो, ये बाहर आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा। तो एरिया का जो चेंज है दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, वर्क जो हुआ उसका वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 is equal to surface tension, sorry 3 into 10 raised to power minus 4 into change in area. Change in area is 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 16 into 10 raised to power minus 4 मीटर स्क्वायर। तो उससे आपको S की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी। सो 2 का फैक्टर बच्चों, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि हम यहां पर एक 2 का फैक्टर जरूर लेकर चलें। ठीक है जी, सॉरी गाइस इट इज नॉट 3 into 4, इट इज एक्चुअली सॉरी इट्स 4 into 2, सॉरी ये 4 into 2 है, यहां पर 2 है तो यहां पर 8 आ जाएगा। बस आप देख लेना, क्वेश्चन तो बाकी वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 into 2, दिस इज 24। ठीक है, तो 24 into सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है दिस इज नॉट 16, यहाँ पे 24 है, यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन फाइंड योर आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा यही था। ठीक है, जय माता दी गाइस, आप आई होप आपको बेटा समझ में आ रहा है, एंड वी आर रियली डूइंग, मैं आपको बेटा ये प्रॉमिस कर रहा हूं आज के सेशन में हम सरफेस टेंशन के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे क्वालिटी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक एक सवाल अपने आप में एक एक कॉन्सेप्ट की एक हथौड़ी की तरह है। ठीक है, और बहुत क्वेश्चंस नीट पे इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो गाइज ये वही बात होगी जो मैंने आपको बोला, एरिया जो था वो था 4 into 2, पहले 8 आ गया, फिर 20 आ गया, डिफरेंस आपका 12 आ गया, और चेंज इन एरिया में आपको 2 करना पड़ेगा बिकॉज 2 लेयर्स होंगी, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। एंड फाइनली सिंपली वर्क इनटू एरिया को डेल्टा ए से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर एज 0.12। सबसे बड़ा सरप्राइज जो कल वेदांतु ने बेटा रात को 10 बजे हमें बोला है बच्चों को बताने के लिए, सबसे बड़ा सरप्राइज, क्रैश कोर्स जो बेटा 20,000 का था, 50% डिस्काउंट कंपनी ने पहले दिया था, वो हो गया 10,000, और कल नीट की डेट आने के बाद अब वो सिर्फ 6,000 में मिलेगा। चक दे फटेगा, स्माइली भेज दो मुझे। देखिए भैया 6,000 में क्रैश कोर्स पूरा, ये कल रात को ही डिसाइड हुआ है। जिस तरह से आपका रिजल्ट कल डेट अनाउंस हुआ है कि 1 अगस्त को नीट होने वाला है, द कंपनी हैज गिवन अस द 40% डिस्काउंट, कि बोलो बच्चों को कि बच्चों जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तो विनय शूर क्रैश कोर्स 21 कूपन कोड लगाना है, पहले आपको 2,000 मिलता था, अब आपको यहां पे 4,000 40% ऑफ मिल रहा है, 10,000 पे 6,000 में आपको मिल जाएगा। अरे जय कुमार, ठीक है। तो भाई मैं बता रहा हूं बेटा, अब तो बिल्कुल भी कोई भी बच्चा, ठीक है, करना क्या है, बहुत सिंपल सा है, मैं आपको फिर बार बार बता देता हूं, कोई भी बच्चा
गलती से भी अब छोड़ मत देना, है ना। ये तो बस अब विनय सर कह रहे हैं अब आपको, अब आप ले लो, इससे कम तो आपको कोई प्राइसिंग मिल ही नहीं सकती। और ये कहां गया मेरा, कुछ दिख रहा है बेटा यहाँ पे आपको? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे आप या मेरी वीडियो पे जाएं, दैट इज मेडी जी चैनल पे हम चले जाएंगे। ठीक है, आप देखो विनय सर यहाँ पढ़ा रहे हैं। इस जैसे ही वीडियो पे बेटा आप नीचे आएंगे, यू सी द डिस्क्रिप्शन लिंक। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बच्चों आपके पास टेस्ट सीरीज का भी लिंक है, क्रैश कोर्स का भी लिंक है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इस क्रैश कोर्स में टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लोगे तो आपको 2000 में पड़ेगी, बट पूरा क्रैश कोर्स आज की डेट में आपको बेटा ऑलरेडी 10,000 का था, अब वो आपको ऑलरेडी 6,000 में पड़ेगा। मैं आपको नहीं यकीन आता, आप लोग मेरे पे विश्वास नहीं करोगे, मुझे पता है इतनी जल्दी कि सर इतना कैसे आप दे सकते हो, ये तो आपने हद ही कर दी। पर बच्चों मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ऑनलाइन का मिशन ही एक है कि एजुकेशन कंट्री में सस्ती हो, हर बच्चा इसका फायदा उठा चुके, और यही बेटा ऑनलाइन की पावर है। अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आपके सामने बैठे हैं और आप घर पे बैठ के उनसे पढ़ सकते हैं। आप लोग चूज करते हो आपको किससे पढ़ना है। विनय सर डिसाइड नहीं करते कि मैं सिर्फ टॉपर्स को पढ़ाऊंगा, आप मेरी क्लास में नहीं आओगे। आप लोग डिसाइड करोगे आपको मुझसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। सो दैट इज द पावर एंड पंच ऑफ ऑनलाइन। तो देखो बच्चों 10,000 का दिख रहा था, देखो आपको एक जादू दिखाऊं, है ना। यहाँ पे देखो 10,000 का दिख रहा है, सबको जादू दिख रहा है। आपने क्या करना है, भाई का कूपन कोड डालना है, विनेशूर क्रैश कोर्स 21। ठीक है, कुछ नहीं करना, अप्लाई करना है, और देखो धमाका हो जाएगा। धमाका क्या है, 4,000 का डिस्काउंट, ओके कर दो, 6,000 में आपको कोर्स मिल जाएगा। और ये सिर्फ आज के लिए है, कल के लिए है, ये 1-2 दिन के अंदर क्लोज हो सकता है, समझ रहे हो। ये कल नीट की रेट आई है, तो ये बच्चों को गिफ्ट दिया है वेदांतु ने। ठीक है, और बच्चों मैं बता रहा हूं, अब आप टेस्ट सीरीज भी मत लें, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, अब आप इसी कोर्स को लें। रीजन बहुत सिंपल सा है, 2000 में सीरीज है, देखो लेना चाहो तो सीरीज भी ले लो, बट इसमें टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप सोचो एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। एक्स्ट्रा आप किसी भी वक्त डाउट पूछ सकते हो, कोई एक टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का आपको लाइव पढ़ने का मन है और आप चाहते हो कि ड्यूरिंग क्लास आपके डाउट्स भी एड्रेस हो, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स आप सीक्वेंस से तो पढ़ ही सकते हो। बट मान लो किसी बच्चे को कहना है कि मैं सारा नहीं पढ़ना चाहता, बेटा तब भी इस कोर्स को लो। मान लो आपको 4 चैप्टर्स ही पढ़ने, 4 चैप्टर तो सबके होंगे ना, 2 चैप्टर हर सब्जेक्ट के भी अगर हम माने, तो आप वो मतलब आपके पास हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ठीक है गाइस, इसे ले लीजिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इससे अच्छी अभी नहीं आई, ये सिर्फ आज, हो सकता है शाम तक बंद हो जाए, हो सकता है कल तक बंद हो जाए। ठीक है, तो आपको ये ऑफर जो मिली है 6,000 में, जो बच्चे अभी भी सेकंड थॉट दे रहे थे, इसको ले लीजिए। और विद्या से अच्छी इन्वेस्टमेंट दुनिया में कोई नहीं है। आपके सामने एक वो इंसान खड़ा है जिसने अपने कंपटीशन के टाइम में 30,000 में, तब घर पे पैसे भी नहीं थे, और मेरे पिताजी ने लोन लेकर, मुझे याद है कैसे मुझे पढ़ाया, और मैं आज समझता हूं कि यार आज वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। वो मुझे उन पैसों से कोई दुकान खोल देते या कुछ और कर देते, या सोचते कि भैया किसकी शादी पे लगा देते, तो सोच के देखो वो इतना रिटर्न मुझे लाइफ में कभी नहीं देता जो उन्होंने उस वक्त मेरे पे वो पैसे लगा दिए। विनय सर आपके सामने खड़े हैं और पूरा इंडिया पढ़ रहा है। सो दैट इज द पावर एंड पंच ऑफ दिस एजुकेशन। तो विद्या मिल रही है, ठीक है, देखो फ्री में भी कोई यूट्यूब फ्री है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बट विद्या मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर आप आखिरी 4.5 महीने में एक प्लानिंग के साथ चलेंगे तो यू कैन टर्न दी टेबल्स अराउंड, है ना, रास्ते पलटते हैं। डन, ओके, ठीक है। हाँ जी, सेशन शुरू हो रहा है, चिंता ना करें। तो ठीक है गाइस, सबको क्लियर है क्या करना है, चैट पे लिख दो। ठीक है, ऑफर है, ले लो। इसके अंदर फर्दर ईएमआई भी है यार, मतलब और बताओ यार क्या चाहते हो जिंदगी में, और कम कर लो। 2000 3 महीने की ईएमआई आ जाएगी, 3 महीने में 2,000 करके दे दो, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डन। तो चलिए, तो आई गेस गाइस दिस इज द बेस्ट गिफ्ट वेदांतु हैज गिवन। वेदांतु के लिए फटाफट चैट में एक बार जरा बड़ा बड़ा भर दो फटाफट चैट को। ठीक है ना, इतना बढ़िया ऑफर बच्चों को कल जो नीट का रिजल्ट आया उसके बेसिस पे आपको दिया गया है। डन, फटाफट स्माइलेज, देखो भाई बड़ी बात है, ये दिल चाहिए ये सब करने के लिए, है ना। डन, ठीक है। तो चलिए बच्चों, दिस इज फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा देखिए ये सारी डिटेल्स तो आप सब जानते ही हैं, मैंने आपको दे दिया। अभी आपका 40% ऑफ मिल रहा है ना, ये सब मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ किसी को अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से लिंक है, 2000 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। बट बच्चों मैं सजेस्ट करूंगा अब आप सेकंड थॉट मत दें, अब आप क्रैश कोर्स लें, बिकॉज आपको टेस्ट सीरीज में सिर्फ टेस्ट दे पाओगे, यहां पे आपको टेस्ट सीरीज पूरी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। उसके अलावा आप सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स को ड्यूरिंग डाउट डिस्कशन क्लास में ऑफलाइन जैसा भी आप पढ़ सकते हो। तो आप सारे नहीं भी पढ़ना चाहते बट आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, भैया यार ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जाओ वहां पे क्लास चल रही है, आप लगा लो उसको। ठीक है, तो दिस इज, यू शुड श्योरली डू इट। और बच्चों सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं आपको ऑलरेडी कल इसके ऊपर बच्चों मैंने एक सेशन लिया था,
आई हैव टेकन अ सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग येस्टरडे नाइट, और जिस वक्त हमारा नीट का रिजल्ट निकला था, दैट वी आर लॉन्चिंग एन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। अब देखो यार कितना मतलब बवाल मचा हुआ है मार्केट में। हमारा क्रैश कोर्स भी हमने बहुत जेन्युइन प्राइस पे आपको दिया है। इसके अलावा बच्चों दिस संडे, डेट नोट कर लो, 14th मार्च और 21 मार्च, इन दोनों दिन, इस संडे और अगले संडे, वी आर कंडक्टिंग अ मॉक टेस्ट। हम एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें इंडिया के सारे बच्चे आएंगे। आप लोग उस मॉक टेस्ट में आए, उस मॉक टेस्ट में आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें और आप देखें कि आप कहां पर खड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो अपनी ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग मिलेगी, आप कहां पे खड़े हैं, आपको अपने वीक एरियाज पता लगेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे, टाइम भी नोट कर लो, 2 PM, ठीक है ना, 2 बजे होगा, और जो बच्चे, ठीक है ना, जो बच्चे इसमें एनरोल करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन बच्चों का हम एक अलग से बैच बनाएंगे, जिस बैच का नाम है एकलव्य बैच। एंड दिस इज बच्चों स्पेसिफिकली गाइडेड बाय आनंद सर। अगर आप लास्ट ईयर वेदांतु के रिजल्ट देखें, ठीक है ना, मैं आपको इसका एक लिंक भी दिखा देता हूं, जो हमारे बेस्ट बच्चे आए थे। आई वॉज अ पार्ट ऑफ एकलव्य बैच मैंने पढ़ाया था, और उसमें जितने भी हमारे, देखिए ना, आप नीचे यहां पे आएंगे, आपको देखो ये एक लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, https://vdnt.neeteklavya। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यू गाइस कैन सी दैट, देखिए यहाँ पे सारे रिजल्ट्स आपको गिवन है। जैसे ये शमिता बच्ची जो थी, ये लास्ट ईयर एकलव्य बैच से अपने को मिली, देखो कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। शौर्य 682 मार्क्स, ठीक है ना। इसका ब्रदर ओशिन भाटिया इज अ, मतलब आप समझ रहे हो, ओशिन भाटिया, हिज नेम्स दिल्ली। तो इसको और इसके ब्रदर को आनंद सर ने खुद पर्सनली ट्रेन किया था, ठीक है। आप समझ रहे हो, मतलब ये सारे बच्चे जो बेस्ट रैंक्स लेके आ रहे हैं, दैट इज थ्रू द एकलव्य बैच। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस। और अगर मैं आपको देखो यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे आपको टेस्ट डेट्स में जाना है, ठीक है ना, आप डेट देख सकते हैं, देखिए सारी वेबसाइट खुल जाएगी आपकी, 14th मार्च, 21 मार्च, ठीक है ना। हफ्ते में 3 लेक्चर होंगे फिजिक्स के, 3 होंगे केमिस्ट्री के, 4 होंगे बायोलॉजी के। हर लेक्चर का 2 घंटे का क्लास होगा, और लेक्चर से पहले एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उसका डिस्कशन होगा, हर चीज प्लान्ड होगी। लेक्चर के बाद 20 क्वेश्चंस का और असाइनमेंट दिया जाएगा विद सॉल्यूशंस, ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। तो यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग। नंबर ऑफ टेस्ट 4 पार्ट टेस्ट और 4, अब ये तो कम हो गया, अब टाइम हमें और मिल गया, तो ये टेस्ट और बढ़ जाएंगे आपके, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन कंडीशन इज, इसमें परफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसे लॉलीपॉप काम कर लो वो नहीं होगा। टॉप पर मैं बलिया एकदम पढ़ने वाले बच्चे है ना, बिल्कुल ठीक है। और जिन बच्चों को लगता है, देखो मतलब बच्चे सभी इसमें आ सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को लगता है यार अभी उस लेवल पे नहीं है, वो क्रैश कोर्स को एनरोल करें, वो अपने आप को परफॉर्म करें, इंप्रूव करें, डेफिनेटली दे विल कम टू दैट बैच, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार, बहुत सारा ये अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा 4th को, 11th को, है ना, 14th और 21st, टाइम नोट कर लो बेटा, 2 PM, ठीक है। और कैसे एनरोल करना है ना, कैसे एनरोल करना है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा भी देता हूँ। देखो ये सारे वो लोग हैं, मतलब ठीक है ना, यू गाइस कैन सी इट, ठीक है। इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। देखिए ये जो टीचर्स हैं, दीज आर दी अमेजिंग टीचर्स, दीज आर दोस टीचर्स जिन्होंने अपने जीवन में 15 से 20 साल मेडिकल की बच्चों की सेवा में समर्पित किए हैं। तो यू विल गेट होल इंफॉर्मेशन, सिंगल डिजिट रैंक्स, एंड बिलीव मी, आई वाज अ पार्ट ऑफ देयर टीम, मैं इनकी टीम का पार्ट था। तो जो भी आप इतिहास में हमारे सिंगल डिजिट रिजल्ट्स देख रहे हैं, दिस होल टीम हैज बीन, मतलब हम इकट्ठे थे और उसको लेकर सबने प्रोड्यूस किए हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो भाई ये अपॉर्चुनिटी कोई बच्चा मिस ना करे, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जाएं, इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, लॉट ऑफ कंटेंट इज देयर। डन, ठीक है जी। तो आइए बच्चों, अब हम आते हैं हमारे अगली पढ़ाई पे, दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो बहुत बच्चों ने नाम सुना होगा इसके बारे में। एक्सेस प्रेशर गाइस, बहुत सीधी सी बात है। मैं आपके सामने ना 3 तरह के लिक्विड के सरफेस ले रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आई एम टेकिंग 3 काइंड्स ऑफ लिक्विड सरफेस इन फ्रंट ऑफ यू। 3 तरह के लिक्विड सरफेस आपके सामने। अगर बच्चों मेरा सरफेस फ्लैट है, इफ आई हैव अ फ्लैट सरफेस, अगर मेरा सरफेस जो है वो फ्लैट है, ठीक है, तो आप इस बात को सोचना, इस तरफ से यार जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा P1, और इस तरफ से जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा P2। सोच के देखिएगा, अगर सरफेस मेरा लिक्विड का फ्लैट है, एक तरफ से प्रेशर होगा P1, एक तरफ से प्रेशर होगा P2, और मुझे पता है कि P1 P2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? P1 P2 के बराबर क्यों होगा? हाँ जी, मैं जानना चाहूंगा क्यों बराबर होगा भाई? अरे भैया, क्योंकि सरफेस फ्लैट है, तो बहुत लॉजिकल बात है, जितना प्रेशर राइट पे लगेगा उतना प्रेशर आपका लेफ्ट पे लगेगा। बच्चों अगर आप सोच के देखना, अगर मैं इस प्रेशर को इंक्रीज कर दूं तो सरफेस थोड़ा ऐसे बेंड हो जाएगा, और अगर मैं इस तरफ से प्रेशर को बढ़ा दूं, जरा ट्राई टू फील करो, सरफेस जो है वो थोड़ा वैसे बेंड हो जाएगा। तो अगर मैं इधर से प्रेशर बढ़ा दूं, मतलब इधर प्रेशर हो गया अब मेरा P1, बाहर जो प्रेशर हो गया वो हो गया कम P2,
और आप ऑब्जर्व करेंगे अगर P1 P2 से बड़ा हुआ तो आपका जो सरफेस है वो ऐसी शेप ले लेगा। इट्स टोटल कॉमन सेंस, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और अगर इधर वाला प्रेशर बच्चों मैं बढ़ा दूं तो जो आपका सरफेस होगा इधर वो ऐसे कर्व्ड उधर की तरफ आपका बेंड हो जाएगा। एंड P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1। तो बच्चों मुद्दे की बात ये है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी कोई कर्व्ड सरफेस आएगा तो जो कनकेव साइड होगी, आप समझना बेटा कनकेव साइड कौन सी होती है। केव का मतलब होता है गुफा। तो जब भी मैं अपना हाथ ऐसे बनाऊं एक गुफा बनती है, तो गुफा का जो अंदर वाली जो साइड होती है इट इज अ कनकेव साइड। तो ये जो कनकेव साइड होगी इस पे प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। आप सोच के देखो, दिस इज अ कनकेव साइड, P1 इज ग्रेटर देन P2। और अगर कोई गुफा ऐसे बन रही है तो ये कनकेव साइड है, इट इज अगेन यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो P2 इज ग्रेटर देन P1। सो गाइस द प्रेशर ऑन द कनकेव साइड, I repeat, the pressure on the concave side is always greater than the pressure on the convex side of a curved surface। और गाइज ये जो डिफरेंस है कनकेव और कन्वेक्स का, द डिफरेंस इन प्रेशर इज कॉल्ड एज एक्सेस प्रेशर। इसका नाम है डेल्टा पी एंड डेल्टा पी इज माई एक्सेस प्रेशर। Delta P is my excess pressure. The difference of pressure on the concave side and the convex side is called as the excess pressure. उसको हम excess pressure कहते हैं, ठीक है। और गाइस इसकी वैल्यू को मैं निकालने वाला हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं निकालने वाला हूं। जय माता दी। बेटा अगर डेफिनेशन समझ में आ रही है तो फटाफट चैट पे लिख दें जय माता दी, ठीक है। सो गाइस वही बात, द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द कनकेव साइड ऑफ अ कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड एज द एक्सेस प्रेशर। और आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर एक्सेस है और यहाँ पे अगर ऐसा सरफेस बेंड हो रहा है तो इस साइड पे जो प्रेशर है वो आपका एक्सेस प्रेशर है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं लिक्विड ड्रॉप की बात करूं, इफ आई हैव अ लिक्विड ड्रॉप एंड आई नीड टू फाइंड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो जरा सोच के देखना बेटा, इसका ना बड़ा एक स्टैंडर्ड सा मेथड है लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप का मतलब उसके अंदर जो है वो आपका सारा पानी है, पानी की बूंद है, ठीक है। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं इस ड्रॉप के दो हिस्से विजुअलाइज करना जरा मेरे साथ, है ना। द टॉप लेयर ऑफ दिस ड्रॉप इज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। व्हाई इट इज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, सोच के देखो, जो टॉप लेयर है उसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, उसके बाहर क्या है, एयर। तो जो टॉप लेयर है इस बार वो कर्व्ड लेयर है। तो जो टॉप लेयर है वो एक सरफेस टेंशन वाली है, उसके अंदर आपकी एनर्जी भी स्टोर्ड है और उसके अंदर आपकी सरफेस टेंशन की फोर्सेस भी लग रही हैं। तो बच्चों आप सोच के देखना वो क्या है, वो एक मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन, सोच के देखना, एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर बेटा पानी चला गया और हमने बेसिकली उस मेम्ब्रेन को बंद कर दिया, दैट इज अ ड्रॉप। अगर आप उसको मेम्ब्रेन की फॉर्म में विजुअलाइज करें, ठीक है। अब देखना जरा जादू होने वाला है, सब आपको अपने भी चमक जाएगा। अगर मैं उन दो उस ड्रॉप को पकड़ूं और गाइस इफ आई ट्राई टू स्ट्रेच इट, इट इज अ मेम्ब्रेन, वो एक बबल कम, लाइक बबल कम। जरा सोच के देखो जरा उस बात को, अगर मैंने इसको पकड़ा और मैं उसको स्ट्रेच करने की अगर कोशिश करता हूं तो गाइस क्या होगा, कंप्रेस होगा कि नहीं होगा। अगर मैं उस मेम्ब्रेन को पकड़ के ऐसे, दैट बबल, इफ आई ट्राई टू स्ट्रेच दिस बबल को पकड़ के, अगर मैं इसे पकड़ के बेटा खींचने की कोशिश करता हूं, इफ आई ट्राई टू स्ट्रेच इट, सोच के देखना जरा, अगर ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है तो डेफिनेटली इट हैज अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो आपस में चिपकना चाहेगा, इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो उससे जुड़ना चाहेगा, अगर वो उससे जुड़ना चाहेगा और अगर मैं ये बेटा राइट साइड पे इसका 50% कट कर दे, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, आप जरा सोच के देखना, तो अगर मैं ये दो बबल्स ले लूं तो बच्चों सोच के देखना, अगर मैं राइट की तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं और वो खींचा नहीं जा रहा, इट इज अगेन कॉन्ट्रैक्टिंग, वो वापस आ रहा है, तो इट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग कि सर इस हिस्से को आप राइट में खींच रहे हैं और उस हिस्से को बच्चों हम लेफ्ट में खींच रहे हैं। सो दैट पार्ट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स दिस साइड एंड दिस पार्ट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स दैट साइड। तो दैट इज व्हाई दे आर अगेन गेटिंग स्टिक विद ईच अदर, आपस में जुड़े रह रहे हैं। सो गाइस इफ आई ड्रॉ द एफबीडी, मैं अगर कोई एक ले लूं, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, व्हाट आई ऑब्जर्व, एक तो बच्चों इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं जो भी आपने देखी, इस तरफ कौन लगा रहा है, द लेफ्ट बबल, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप बिल्कुल 50% काटें, दैट इज S into 2πr, कितनी होगी, S into 2πr। एंड गाइज यस डेफिनेटली इस तरफ वी हैव अ प्रेशर,
इधर से हमारा प्रेशर भी लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको प्रेशर की फोर्सेस भी मिलेंगी, अंदर प्रेशर भी होगा, आपको प्रेशर की फोर्सेस भी मिलेंगी। एंड यस गाइस, प्रेशर आपका बाहर से भी आएगा, आउटसाइड भी प्रेशर लग रहा है, लेकिन आउटसाइड प्रेशर इनसाइड प्रेशर से कम होगा। बाहर प्रेशर पीओ है, अंदर प्रेशर पीआई है। अंदर जो है वो कनकेव साइड है और कनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा है, और जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज एक्सेस प्रेशर, और इसी एक्सेस प्रेशर की वैल्यू को मैं ढूंढने वाला हूं। जय माता दी बच्चों, इसी एक्सेस प्रेशर की वैल्यू को मैं ढूंढने वाला हूं इन केस ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। तो बच्चों बहुत सीधी सी बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस चीज को समझने का कोशिश करना कि जो फोर्स आपका इस तरफ एंगल पे जा रहा है, दैट इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर मैं इन फोर्सेस का रिजल्टेंट ले लूं, ट्राई टू फील दैट, जो ये वाली फोर्सेस हैं ऐसे जा रही है, एक आपकी ऊपर जा रही है और ऐसे ही एक फोर्स आपकी नीचे जा रही है, तो अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे एफ नेट वो ऐसा आएगा। और ऐसे बच्चों जो बाहर से फोर्सेस लग रही हैं, आप सोच के देखो ये फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, दैट इज गोइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और जो ये वाली फोर्स जा रही है ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, दैट इज गोइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो बाहर वाली फोर्सेस का जो अगर आप रिजल्टेंट लोगे तो वो आपको कुछ अंदर की तरफ -x में दिखेगा। सो गाइज, इफ आई सिंपली टेक दिस ड्रॉप और मैं इस ड्रॉप को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, व्हाट आई विल गेट द नेट इनसाइड फोर्स इज Fi, ऐसे बाहर से जो फोर्स आ रही है वो आ रही है बच्चों Fo, और इसके अलावा सरफेस टेंशन की फोर्सेस बाउंड्री पे लग रही हैं, एंड दे आर S इंटू 2πr, दे आर S इंटू 2πr। और प्यारे बच्चों इस बात को आप अपने दिमाग में रखें कि जितना फोर्स आपका राइट पे जा रहा है दैट इज Fi, उतना ही फोर्स आपका लेफ्ट पे जा रहा है। नेट फोर्स जो है आपकी 0 है, बिकॉज क्योंकि हमारा ड्रॉप रेस्ट पे है, तो उस ड्रॉप के दोनों पार्ट्स, राइट वाला और लेफ्ट वाला, दोनों ही रेस्ट पे होंगे। तो जितना फोर्स राइट पे लगा दैट इज Fi इज इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स Fo प्लस बच्चों ये वाला S इंटू 2πr। और बच्चों Fi माइनस Fo इज 2πr इंटू S। और बच्चों इस बात को आप थोड़ा सा सोच के देखना, व्हाट इज Fi? Fi इज द इनसाइड प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया बेटा हम लेंगे 2πr², सॉरी 2πr² नहीं लेंगे, इट इज πr²। ठीक है बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखना जब भी आप प्रेशर का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। बहुत जनता इसके अंदर बहुत बड़ी गलती करती है। अगर बच्चों मेरे पास ये एक एरिया है A, आई हैव एन एरिया A, और इस एरिया पे पुत्र अगर मैं ऊपर से कोई फोर्स लगाऊं F, तो प्रेशर तो बेटा तब क्रिएट होगा अगर वो फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर होगी। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है दैट इज, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, प्रेशर का जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द एरिया। और गाइस इसका एक शॉर्टकट होता है, अगर फोर्स आप और ले लो, फोर्स आप नेट ले रहे हो, तो एरिया आपको उस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर लेना है। तो फोर्स अपॉन एरिया में या तो फोर्स परपेंडिकुलर ले लो एरिया के, अगर आप नेट फोर्स देख रहे हो तो आपको उस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया लेना है। तो बच्चों आप सोच के देखो, नेट फोर्स आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो जो परपेंडिकुलर एरिया 3D में अगर आप विजुलाइज करें, आपको जो मिलेगा परपेंडिकुलर एरिया उस फोर्स को परपेंडिकुलरली, बाकी जो 2πr² है वो कर्व्ड है, जो परपेंडिकुलर एरिया मिलेगा दैट इज पाई इंटू r²। सो pi इंटू πr², ये आ जाएगा, Fo आ जाएगा PO इंटू πr², एंड दैट इज 2πr इंटू S। बच्चों अगर मैं ये लिख दूं, आई गेस आवर जॉब इज डन। तो पाई से पाई आपका कट गया, और r को अगर आप नीचे ले आओ, pi माइनस PO इज इक्वल टू 2S बाई R, एंड इट इज कॉल्ड एज एक्सेस प्रेशर। इसी का नाम एक्सेस प्रेशर है, और यही हमारा एक्सेस प्रेशर कहलाता है। बच्चों समझ में आया? जय माता दी कर दें अगर आप समझ पा रहे हैं। Pi माइनस PO इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। समझ पा रहे हो तो फटाफट जरा चैट को हिला दो से जय माता दी। ठीक है, और ऐसे काफी सारी ड्रॉप्स हैं, ऐसे काफी सारी ड्रॉप्स हैं बच्चों जो आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सबका एक्सेस प्रेशर निकालने का मेथड बताता हूं। मेथड यही है, आप उसको हाफ में कट करें और आपको एक्सेस प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस जैसे हमने लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर निकाला, जय माता दी, राकेश का मिला, आदित्य बेटा थैंक यू सो मच।
ठीक है ना, जैसे हमने यहां पर निकाला, यस आपको दिख रहा होगा, यस। इसी तरह बच्चों हम एक्सेस प्रेशर निकाल सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। ये सारे आप नोट्स में डाउनलोड कर सकते हैं गाइस, सब मैंने आपको नोट्स में दिया है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। एक्सेस प्रेशर इज 2s/r, ठीक है। तो बच्चों जैसे आप लिक्विड ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर देखेंगे, ये आएगा आपके पास 2s/r, ठीक है ना। ऐसे एयर बबल, मतलब पानी के अंदर भी बबल हो सकता है एयर का, तो एयर बबल के अंदर बच्चों जो एक्सेस प्रेशर होगा उसकी वैल्यू भी 2s/r। सोच के देखो, सेम ही बन गया, एयर है और एयर के अंदर जो आपको दिखेगा वो हवा होगी और जो बाहर दिखेगा वो आपको वाटर मिलेगा, तो वहां पे भी आपकी सरफेस टेंशन आएगी, तो वहां एक्सेस प्रेशर आपको दिखेगा अगेन 2s/r, सेम चीज होगी आपकी। बच्चों सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर होता है वो 4s/r के बराबर होता है। आप सोच के देखना सोप सोल्यूशन कैसा होगा। जब भी हम एयर ब्लो करते हैं तो वही वाली बात जो मैं आपको कह रहा था, एक फ्रेम के आगे लेयर है, एक फ्रेम के पीछे लेयर है, एक आगे लेयर है, एक पीछे लेयर है। अगर आप थोड़ा सा भी फील करेंगे, आप हवा भरेंगे, आप जरा नोटिस करना, वो एक मोटी थिकनेस होगी, उस थिकनेस के अंदर आपकी हवा जा रही है। तो अगर आप सोप बबल को बना के भी देखें ना, तो एक सेकंड में आपको आंसर भी दिख जाएगा। इफ यू ड्रॉ दी सोप बबल, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सोप बबल में 2 लेयर्स होंगी, इस लेयर के बीच में सोप है, अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। और अगर बेटा मैं इसे कट करूंगा, है ना, वही वाली चीज, अगर मैं इसको पकड़ के दो तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगा, तो आपको बेटा ये बात समझ में आएगी कि इसके 2 लेयर्स की वजह से, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 2 लेयर्स की वजह से एक लेयर तो खींचेगी, जो बाहर वाली लेयर है वो भी अलग से खींचेगी। तो एक अंदर से आएगा s × 2πr और एक बाहर से आएगा s × 2πr। अगर आप समझ रहे हो, 2 लेयर्स हैं, वो 2 लेयर्स उसको होल्ड करेंगे वापस लेके आने के लिए। तो टोटल फोर्स जो रिटेन करेगी s × 2πr की बजाय 4s × 2π, सॉरी 4πr आपका आ जाएगा। अगर आप वो सारा डेरिवेशन दोबारा करें, यू विल गेट एक्स्ट्रा 2 फैक्टर में, समझ गए आप, द आंसर ऑफ एक्सेस प्रेशर विल बी 4s/r। तो सोप बबल में बच्चों 4s/r है, लिक्विड ड्रॉप में 2s/r है ना, लिक्विड ड्रॉप में 2s/r है, एयर बबल में भी 2s/r है। और बच्चों ये याद रखना, सिलेंड्रिकल में, ये मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला, आपको डिराइव आप अपने आप खुद करेंगे, ठीक है। होमवर्क आपको पता है, एक सिलेंडर का बबल ले लो, वही वाली बात होगी यार, ठीक है ना। बबल ले लो और उस बबल को आप काट के देखो जरा, अगर आप 2 हिस्सों में, एक राइट में है एक लेफ्ट में, आप ट्राई करके देखना, यू विल गेट योर आंसर एज s/r। तो सिलेंड्रिकल ड्रॉप में आपका जो एक्सेस प्रेशर होता है वो s/r के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सोचो, ये आपका मिडिल पॉइंट है। लिक्विड ड्रॉप में 2s/r, बबल में इसका डबल होगा, सिलेंडर में इसका हाफ होगा। तो 2s/r का हाफ कर दो, s/r बन जाएगा, डबल कर दो तो 4s/r आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ एक्सेस प्रेशर आर इन फ्रंट ऑफ यू। जय माता दी बच्चों, अगर आप समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, सिलेंड्रिकल ड्रॉप का एग्जांपल बहुत बढ़िया पूछा गया है, आदित्य ने मुझसे पूछा है सिलेंड्रिकल ड्रॉप का एग्जांपल दें। सेशन के एंड तक बेटा रुक, मैं तेरे को एक क्वेश्चन ही करा दूंगा इसके ऊपर, डोंट वरी, ठीक है। आई हैव सम स्पेशल क्वेश्चन फॉर यू कि सिलेंड्रिकल ड्रॉप आपका कब बनेगा, ठीक है। हाँ, यस गाइज, यस। तो गाइज अब हम देखिए, सरफेस टेंशन से आज का सेशन स्टार्ट हुआ। हमने क्या क्या सीख लिया सरफेस टेंशन में, हमने उसका डेफिनेशन सीख लिया, उसके फॉर्मूले सीख लिए, देन वी टॉक्ड अबाउट देयर, उनके हमने एग्जांपल्स की, F/L के ऊपर, हमने एरिया के ऊपर बातें की, फिर हमने आपके साथ एक्सेस प्रेशर डिस्कस किया, हमने एक का डेरिवेशन भी कर लिया, हमने सीख भी लिया वो निकलते कैसे हैं। अब बेटा बात आती है कैपिलरी एक्शन की। तो गाइज व्हाट इज अ कैपिलरी एक्शन, है ना। आप देख रहे हो आपके पास एक ये आई गेस कोल्ड ड्रिंक है, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपका ग्रीन कलर का लिक्विड है और थोड़ा सा गाइस ये थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा है, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं सिर्फ एक ट्यूब अंदर डाल दूं तो आपका जो वो लिक्विड है वो उस ट्यूब में ऊपर जा रहा है। सो गाइस दिस फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल, गिर भी सकता है, गिरता किसी और केस में है, राइज किसी और केस में करता है। सो दिस फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, नीचे भी जा सकता है आपका लेवल, वो भी मैं बताता हूं कैसे जाएगा। द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड when it is dipped, when a capillary tube is inserted in it is called as capillary action। इसका नाम है हमारा कैपिलरी एक्शन। और गाइज आप सोच के देखिए, ये इतना इंटरेस्टिंग फिनोमिना है फिजिक्स का। आप मेडिकल के बच्चे हैं, आप देखिए जितने प्लांट्स हैं, जितने बड़े बड़े आपके पेड़ हैं, पौधे हैं, वो इसी कैपिलरी एक्शन के बेसिस पर ही जीवित हैं।
उनकी रूट्स इतना अर्थ के अंदर तक जा चुकी हैं, इतना थिन है कि वो वहां से पानी कैपिलरी राइज करके पेड़ के टॉप लीफ तक वो पानी पहुंच रहा होता है, जिसकी वजह से जो टॉप लीफ है वो भी आपका ग्रीन है, वो भी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कैपिलरी एक्शन आपके साथ। ठीक है, आपने एक बीकर में एक ट्यूब को इंसर्ट कर दिया और कैसे इसके अंदर अब चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो देखना बच्चों, गाइस मैं यहां पे वाटर और ग्लास का कॉम्बिनेशन आपके सामने ले रहा हूं। दिस इज अ वाटर एंड ग्लास कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये तो चलो हो गया हमारा, आप पानी देख पा रहे हैं कि पानी आपका, ये आपकी ट्यूब थी, मैं यहां पे एक अलग से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों अगर मैं वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन आपके सामने यहां ले रहा हूं, और वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन में बच्चों इस बात को आप हमेशा याद रखना कि जो एडहेसिव फोर्सेस होंगी वो हमेशा हमेशा कोहेसिव से ज्यादा होंगी। The adhesive forces in water glass combination are always more than the cohesive forces. Adhesive मतलब जो हमारा ग्लास मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल पे लगाएगा वो फोर्स हमेशा ज्यादा होगा। तो इस बात को बेटा आप सोच के देखना, जो ग्लास होगा ना वो क्या करेगा, वो उस वाटर को अपनी तरफ खींच लेगा, बिकॉज उसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर है। ऐसे ही जो फोर्स है बेटा उधर से आपको राइट साइड पे उधर से वो आपको स्ट्रेच कर लेगा। तो एज ए रिजल्ट जो शेप बनेगी वो एक ऐसी शेप बनेगी, और इसी शेप का जो नाम है, द नेम ऑफ दिस शेप इज कॉल्ड एज मेनिस्कस। क्या बोलते हैं अपन इसको? मेनिस्कस ऑफ वाटर ग्लास इंटरफेस। तो ये कनकेव अप मेनिस्कस होता है। ठीक है, मरकरी के केस में अगर मैं आपको बताऊं, इफ आई टॉक अबाउट मरकरी, ठीक है ना, इफ आई टॉक अबाउट मरकरी एंड बच्चों ग्लास, तो आप इस बात को याद रखना बेटा, मरकरी ग्लास के केस में द मेनिस्कस इज लाइक दिस बिकॉज एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव से वीक होती हैं। गाइस मतलब मरकरी के मॉलिक्यूल्स का अपने मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप नोटिस करना, मरकरी अपने आप को इंटैक्ट करके रखेगा, मरकरी अपने आप को ऐसे होल्ड, मतलब ये जो ग्लास है ये मरकरी को अपनी तरफ खींच नहीं सकता, ग्लास मरकरी को खींच नहीं पाता। तो एज अ रिजल्ट जो शेप आप ऑब्जर्व करेंगे दैट इज समथिंग लाइक दिस, एंड यहां पर जो मेनिस्कस होगा वो कनकेव डाउन होगा, यहां पे होगा कनकेव अप, यहां पे जो बनेगा दैट इज कनकेव डाउन। बच्चों अब यहां पर दो बातें आती हैं, मैं एक टर्म डिफाइन करता हूं दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आई विल डिफाइन अ टर्म दैट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट का यहां मीनिंग क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट का मीनिंग बेटा ये है कि आप जिस पॉइंट पर जुड़े हैं, मतलब मरकरी और ग्लास जिस पॉइंट पर जुड़े हैं उस पॉइंट पर दो टेंजेंट्स बनाओ। वन टेंजेंट इज टुवर्ड्स द सॉलिड इंटरफेस, तो सॉलिड जो है वो ग्लास है। अच्छा अब आप सोचो सर ऊपर क्यों नहीं गए, आपने उधर लेना है जिस तरफ बेटा हमारा मरकरी है, तो मरकरी नीचे है तो आप जिस तरफ आपका लिक्विड है उस तरफ आप लोगे। सेम बेटा आप यहां पे लोगे, अगर मुझे ये मेरा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहां पे दो टेंजेंट्स बनानी है। एक टेंजेंट बनानी है बेटा हमें सॉलिड के सरफेस पे, नीचे इसलिए लिया बिकॉज लिक्विड हमारा नीचे है, और एक बेटा हमें बनानी है लिक्विड के सरफेस पे, एक हमें बनानी है लिक्विड के सरफेस पे। एंड द एंगल बिटवीन These two tangents is called as angle of contact। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। और आप यहां देखो, यहां पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, यहां पे जो है दैट इज एक्यूट एंगल। सो हियर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, मैं एक यहां पार्टीशन बना देता हूं, और यहां पर जो बच्चों थीटा है आपका दैट इज मोर देन 90 डिग्री। और बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना, जब जब आपका थीटा एक्यूट होगा तब तब आपका लिक्विड ग्लास को वेट करेगा, हेंस वाटर वेट्स ग्लास। इसके ऊपर भी बेटा नीट में एक क्वेश्चन आया, मैं आपको दिखाता हूं। और जब जब बच्चों हमारा एंगल कांटेक्ट एंगल इससे ज्यादा होगा, 90 से ऑब्ट्यूज होगा, तो जो लिक्विड होगा मरकरी इट डज नॉट वेट ग्लास, तो वो ग्लास को वेट नहीं करेगा, इट डज नॉट वेट्स ग्लास, वो ग्लास को वेट नहीं करेगा।
कारण बहुत सिंपल सा है, आप सोच के देखना कभी, आप बेटा आप अगर ऑब्जर्व, क्यों सोच के देखो, वेट का मतलब क्या है कि वो पानी फाइनली, अगर आप एक ट्यूब के अंदर गाइस इफ यू इंसर्ट अ वाटर और आप उस वाटर को अगर आप बाहर निकाल दो, आप ऑब्जर्व करोगे जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो उस ट्यूब के साथ चिपके रहते हैं। उसका कारण क्या है? बिकॉज वाटर में एडहेसिव फोर्स डोमिनेट करती है, तो इसीलिए पानी ने ग्लास को वेट कर दिया। अगर आप बेटा एक मरकरी को अगर आप किसी ग्लास में डालें और आप उस मरकरी को अगर बाहर निकाल दें, and if you remove that mercury from that water, what you will observe, आपको लगेगा वो मरकरी का पूरा कैप्सूल एज इट इज फ्लो के बाहर आ जाएगा, बिकॉज उसके अंदर कोहेसिव इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको वो होल्ड ही नहीं कर पाया, सो इट डज नॉट वेट द ग्लास। एंड गाइज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिफाइनिंग द कांटेक्ट एंगल? इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप मेनिस्कस को देखें तो गाइज मेनिस्कस एक इनकम्प्लीट स्फीयर है। सोच के देखो जरा, जो मेनिस्कस बना आपका दैट इज एन इनकम्प्लीट स्फीयर, वो एक इनकम्प्लीट स्फीयर है और उसका जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल आर। कैपिटल आर का मीनिंग है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। कैपिटल आर इज व्हाट, मैं ऊपर लिख देता हूं, कैपिटल आर इज माई रेडियस ऑफ मेनिस्कस, वो मेनिस्कस का रेडियस है, ठीक है। और बच्चों जो ट्यूब का रेडियस है दैट इज समथिंग एल्स। स्मॉल आर इज माई रेडियस ऑफ ट्यूब। स्मॉल आर किसके बराबर है? वो ट्यूब का रेडियस है। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, देखो मैं यहां बना देता हूं, ये आपका कैपिटल आर है, ये आपका बेटा स्मॉल आर है। तो आप जरा सोच के देखना बेटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, है ना, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो गाइस दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी जो होगा ये थीटा होगा। मैं दोबारा बना देता हूं, ये बच्चों कैपिटल आर था, ये मेरा स्मॉल आर था, ठीक है जी, और इनके बीच में जो एंगल निकला है हमारा दिस एंगल इज ऑल्सो एंगल थीटा। ये थीटा एंगल ही निकल गया, सोच के देखना, दिस एंगल इज थीटा, ये आपका 90 माइनस थीटा, तो वो जो एंगल बनेगा वो थीटा बन जाएगा बच्चों। तो बच्चों अब आप यहां पे लिख सकते हो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन करने का बेटा हमारा एडवांटेज ये है कि जो कैपिटल आर है, जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू है किसके बराबर? स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। आप मेनिस्कस के रेडियस को ट्यूब के रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों इस बात को अब आप फटाफट अपने दिमाग में रखें। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही आप, अब आई गेस काफी थ्योरी आपको मैंने दे दी है, अब हम फटाफट निपटाने वाले हैं। द मूवमेंट गाइस, हाँ जी, द मूवमेंट आई इंसर्ट अ ट्यूब इन द वाटर, तो एग्जैक्टली बच्चों आप लोग ऑब्जर्व करेंगे वहां पर जो मेनिस्कस होगा पानी का वो थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा। द मेनिस्कस इज समथिंग लाइक दिस। द मोमेंट द मेनिस्कस बिकम्स लाइक दिस, बच्चों यहां पर जो प्रेशर था, अब सोच के देखो, इधर जो प्रेशर था वो किसके बराबर था? वो था पी नॉट, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, है ना। अब जैसे ही वो पी नॉट प्रेशर बेटा वहां पर आया, आप ऑब्जर्व करना, जैसे ही मैं यहां पर एक अलग से डायग्राम बनाता हूं, अगर आप समझ पा रहे हैं बच्चों, जैसे ही मैंने द मूवमेंट आई इंसर्टेड अ ट्यूब इन वाटर, जैसे ही बेटा मैंने एक ट्यूब को एक पानी के अंदर बेटा इंसर्ट कर दिया, व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि वहां पर जो मेनिस्कस है बेटा वो थोड़ा सा ऐसे करके कर्व्ड हो गया। अब बेटा जरा सोचना, यहां पे प्रेशर कितना है? पी नॉट, प्रेशर कितना है? पी नॉट। अब यहां पे प्रेशर कितना होगा? सोचो, ऊपर जो है वो है कनकेव, और कनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो बच्चों जो यहां पर प्रेशर आया वो कितना आया? पी नॉट माइनस 2s बाई आर। कनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा है तो इधर जो प्रेशर होगा उसकी उस साइड पे वो प्रेशर एग्जैक्टली आपका 2s बाई आर कम होगा, बिकॉज 2s बाई आर इज एक्सेस प्रेशर। और बच्चों यहां पे फ्लैट सरफेस है, यहां प्रेशर पी नॉट, तो उसके इस तरफ भी जो प्रेशर होगा वो पी नॉट होगा। अब आप सोच के बेटा देखो, यहां पे प्रेशर हो गया हाई, यहां पे प्रेशर हो गया लो, और हाई टू लो प्रेशर डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है उसको पुश मिलेगा और वो वाटर जो है वो आपका ऊपर को राइज करेगा। मरकरी में गाइस वी हैव उल्टा। मरकरी के केस में क्या होता है? सोच के देखो, इफ आई ड्रॉ दी सेटअप फॉर मरकरी, अगर आप मरकरी के केस में ऑब्जर्व करेंगे, है ना, जरा ट्राई टू फील दैट। मरकरी के केस में आपका जो लिक्विड का जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा, समझ रहे हो, कोहेसिव स्ट्रॉन्गर है तो ऐसा, और फिर फाइनली ऐसा। तो आप ऑब्जर्व करना बच्चों, इधर प्रेशर है पी नॉट, अंदर प्रेशर है पी नॉट,
प्लस 2s/r, समझ रहे हो, उस तरफ प्रेशर आपका एक्सेस है और बाहर प्रेशर P0, इधर प्रेशर P0। अब इधर प्रेशर बच्चों ज्यादा है तो हाई टू लो मरकरी, तो मरकरी का केस में आप ऑब्जर्व करोगे, आप समझ रहे हो, अंदर प्रेशर आपका बढ़ गया, लिक्विड का जो है वो आपका टिप जाएगा। ठीक है, तो गाइस सारी थ्योरी आपके सामने है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द केसेस एंड नाउ गाइस हमें मैथमेटिकली वैल्यू निकालनी है। तो ये लिक्विड आपका ऊपर चढ़ता जाएगा, कब तक चढ़ेगा, जब तक ये प्रेशर डिफरेंस आपका खत्म ना हो जाए। सो गाइस इफ यू आस्क मी डायरेक्टली कि सर ये हाइट का फॉर्मूला, बच्चों यहां प्रेशर P0, सोच के देखो यहां प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट दिस पॉइंट इज P0 माइनस 2s/r, ये 2s/r प्रेशर की वैल्यू कम होगी, और अगर मैं h नीचे आ जाऊं तो मैं जिस पॉइंट पर पहुंचूंगा वहां पे प्रेशर जब बाहर P0 प्रेशर डिफरेंस आपका खत्म हो जाएगा तो आपका वहां पे मरकरी का लेवल रुक जाएगा। सो गाइस व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट इज P0 माइनस 2s/r, उस पॉइंट से अगर मैं h नीचे आ जाऊं प्लस h rho g, तो मुझे फाइनली किस पॉइंट पर पहुंचना है, आई हैव टू लैंड एट अ पॉइंट हैविंग प्रेशर P0। और गाइस P0 से P0 आपका कट गया, और फाइनली यहां से अगर आप बेटा हाइट का फॉर्मूला निकालें, यू विल गेट हाइट एज इक्वल टू h इज इक्वल टू 2s/R इंटू rho g। तो कितना फॉर्मूला निकल के आ रहा है, h इज 2s/R rho g और R इज स्मॉल r अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो बच्चों जय माता दी, आई होप आपको सारी थ्योरी जो मैंने आज बताई है कैपिलरी एक्शन की आपको वो चमकी है। ठीक है, तो गाइस यू विल गेट एवरीथिंग इन दी नोट्स। मैं फटाफट यहां पे आपको ये भी बता देता हूं, लेट्स कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। फाइनल रिजल्ट जो है मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो गाइस जो हमने डिराइव किया है कि अगर ये वाटर h हाइट आपका ऊपर उठा तो हाइट का जो वैल्यू है, दैट वैल्यू ऑफ दिस हाइट इज 2s/R इंटू rho g। और बच्चों इस बात को आप याद रखना, R इज स्मॉल r अपॉन cos थीटा। ठीक है, और बच्चों इस बात को भी आप याद रखना, स्मॉल r बाय cos थीटा अगर मैं रख दूं तो इट इज 2s cos थीटा अपॉन r rho इंटू g। अब आप बेटा यहां से भी समझ सकते हो, जितना रेडियस कम होगा उतना हाइट ज्यादा होगा, तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स इतनी थिन होती हैं, उस केस में जो कैपिलरी एक्शन है उतना ज्यादा होता है। सेकंड, जिसका थीटा एक्यूट होगा, cos थीटा पॉजिटिव होगा, हाइट पॉजिटिव आएगा। तो वाटर ग्लास के केस में h पॉजिटिव है, मरकरी के केस में थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो cos थीटा नेगेटिव होगा। cos थीटा नेगेटिव होने से h की जो वैल्यू होगी वो हमारी नेगेटिव होगी, मतलब जो वाटर लेवल है वो हमारा डिप जाएगा। और इसी के साथ बच्चों एक छोटा सा पॉइंट बस आपको और बताना चाहूंगा, अगर हमारा ये एस्लरेटेड है कंटेनर, लेट्स से अगर ये ऊपर को जा रहा है, तो आपको पता है उस केस में प्रेशर के फॉर्मूले में G इफेक्टिव आता है, और उस केस में जो G इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो G प्लस ए होती है, अगर वो नीचे आ रहा हो तो वो G माइनस ए होती है। तो इफेक्टिवली इफ यू आस्क मी, द करेक्ट फॉर्मूला इज 2s cos थीटा अपॉन R rho इंटू G इफेक्टिव। ठीक है, तो एस्लरेटेड के केस में वो G इफेक्टिव के बराबर, एक मिनट बच्चों जरा नोट करो, कि बराबर आ जाएगा। ठीक है, दो मिनट मिल सकता है। ठीक है, जी इफेक्टिव के बराबर यहाँ पे निकल आएगा बच्चों। ठीक है, जय माता दी गाइस। तो आई गेस गाइस सारे केसेस आपके सामने कवर्ड हैं, एवरीथिंग इज ऑल सेट एंड नाउ वी कैन हैव सम फ्यू सुपर ऑसम क्वेश्चन। सारी थ्योरी बेटा मैंने आपको दे दी है। ठीक है, और क्वेश्चन आपके सामने हैं। हाँ, एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखना, अगर मान लो सारी थ्योरी आपके सामने है, अगर मान लो आपका जो हाइट का जो लेवल है वो लेवल था आपका वाटर का, हाँ इस बात को आप याद रखना, लेट्स से अगर मेरा वाटर लेवल 20 सेंटीमीटर तक जाना है, लेट्स से, और मेरे पास बेटा ट्यूब ही 12 सेंटीमीटर की है या 10 सेंटीमीटर की है, तो बहुत बच्चों को लगता है कि सर फाउंटेन बन जाएगा। अगर मैंने इनसफिशिएंट लेंथ की ट्यूब ले ली, बहुत बच्चों को लगता है फाउंटेन बन जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, फाउंटेन कभी नहीं बनता जीवन में, याद रखिए। क्यों नहीं बनता? क्योंकि सोचो ओरिजिनल फॉर्मूला जो था आपका ये वाला, दैट इज H इज 2s/R rho g। तो R इंटू H का जो प्रोडक्ट है, R इंटू H का प्रोडक्ट है 2s/rho g, और जो कि बेटा मेरा कांस्टेंट है। तो अगर मेरा हाइट बच्चों कम रह गया तो जो मेरा रेडियस है बेटा वो मेरा बढ़ जाएगा। इफ हाइट इज लेस माय रेडियस विल इंक्रीज। मतलब कुछ ऐसा होगा कि वो वाटर का लेवल है, मतलब आप समझ रहे हो, अगर हाइट मेरा नहीं हो पाया तो मेरा रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो यहां पे इतना रेडियस था, ऊपर पहुंच के वो रेडियस थोड़ा सा और वो फ्लैट हो जाएगा, वो अपना मेनिस्कस एडजस्ट करेगा, लेकिन फाउंटेन कभी नहीं बनेगा। So I guess guys I have discussed all the problems with you regarding the capillary action, contact angle, everything is given in the notes, you can download it
एंड यस वेरिएशन विद रेडियस, जितना छोटा रेडियस होगा उतना ज्यादा आपका हाइट उठेगा, है ना। और डेस वेरिएशन विद कांटेक्ट एंगल, वाटर के केस में ऊपर जा रहा है, मर्करी के केस में यू कैन सी इट इज गोइंग एज अ डेप्थ, ठीक है। तो आई गेस गाइस एवरीथिंग इज ऑल सेट। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस नीट 2013 के अगर आप देखें, कह रहा था वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, ये वेटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो किसी का एक्यूट है, किसी का ऑब्ट्यूज है, उसके हिसाब से आपका लिक्विड का सरफेस वेट होगा। Yes guys, so guys देखिए एक सिंगल सेशन है, we are now running out of time guys, there are lots of other sessions which needs to be conducted here, so I guess guys our full topic of surface tension is completed. It is beautiful। हाँ, आदित्य वतनागर ने मुझे एक बात बोली है कि मुझे सिलेंड्रिकल ड्रॉप बताना है, तो मैं डायरेक्ट बेटा आपको वहां पे ले जाता हूं। देखिए सिलेंड्रिकल, हाँ ये गाइस ये क्वेश्चन मुझे आपको बताना था, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ गाइस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रॉप, है ना। तो गाइस किसी ने मुझे पूछा है कि इसका एग्जांपल देना, तो ये क्वेश्चन था, मैं फटाफट वो एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। सॉरी, सिलेंड्रिकल ड्रॉप का बच्चों ये एग्जांपल है जो आपके सामने मैं कह रहा था, मैं डिस्कस करता हूं। दैट इज दिस एग्जांपल कि जिसमें आपकी दो शीट्स के बीच में दो अगर प्लेट्स आ जाएंगी ना, तो प्लेट्स के बीच में जरा सोच के देखना, एक प्लेट पानी को ऐसे खींच देगी, दूसरा प्लेट पानी को ऐसे खींच देगी, तो जो मेनिस्कस होगा वो स्फेरिकल नहीं होगा, वो एक सिलेंड्रिकल मेनिस्कस होगा। तो यही क्वेश्चन आपके सामने है, दो प्लेट्स के बीच में, ये केवीपीवाई का भी क्वेश्चन है, एम्स का भी क्वेश्चन है, उसके दो प्लेट्स के बीच में आपका एक लिक्विड का सरफेस है और उसके अंदर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू पूछी गई है आपसे, और एक्सेस प्रेशर जो होता है वो सिलेंड्रिकल मेनिस्कस में S/R होता है, सो आंसर इज T/R। सो दैट इज वन क्वेश्चन। ओके ब्रदर, चलो थैंक यू सो मच।